नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर फिजिकल स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टुडे इंशाल्लाह we have to start a new chapter and that is IS1 presentation of financial statement. बेसिकली ये जो IS1 है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और IS7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये दोनों टॉपिक मैं एंड में पढ़ाता हूँ। उसकी वजह ये है कि प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आज आप पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा आज और कल की क्लास में, और आप लोग इस चीज को फील करेंगे कि हम जो कुछ छोटे छोटे IS पढ़ कर आए उनका रिवीजन आपको यहाँ नजर आएगा। असल में प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें आपको पता है कि दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक को हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट और दूसरे को हम कहते हैं बैलेंस शीट, जो कि पुराने नाम है, लेकिन अब जो इनके नए नाम है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। वैसे तो इसमें और भी चीजें हैं IS1 के मुताबिक, जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो 5 हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो एक तो हमने पढ़ा था फ्रेमवर्क में कि IS1 के मुताबिक या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के मुताबिक हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स है वो भी 5 है। अच्छा, मैं यहाँ कंपोनेंट की बात करूँ, बल्कि मुझे याद आ रहा है अगर आपने वो लेक्चर मेरा अटेंड किया था या बाद में उसकी रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें मैंने फ्रेमवर्क पढ़ाया था, एक ही पूरा लेक्चर था मेरा वो, उसमें एक मर्तबा ये सवाल भी आया है कि कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखिए एक है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इत्तेफाक से वो भी 5 है, और कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो भी 5 है। अब एलिमेंट्स तो आप सबको पता है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इसको हम इक्विटी भी कहते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंस। और एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, दीज आर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आइटम, बैलेंस शीट आइटम। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, दीज आर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आइटम। अब यहाँ मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ आपके कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें देखिए सबसे पहले होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको आप लोग बैलेंस शीट कहते हैं। ये एलिमेंट नहीं, कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, राइट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज बैलेंस शीट। सेकंड वन इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज योर इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के साथ एक और स्टेटमेंट होती है, अगर किसी को पता हो। यस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये अलग है, OCI जो है ना, बेसिकली इसके साथ भी हम बना देते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब ये क्या है और इसको कब बनाएंगे और इसका क्या इम्पैक्ट है, इंशाल्लाह विल डिस्कस। दूसरी बात ये है कि हमारे पास नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, वालेकुम सलाम। Then we have statement of cash flows. And finally, notes to the accounts. अगर आपने वो वाला लेक्चर जो मैं कह रहा हूं कि फ्रेमवर्क का मेरा लेक्चर था, ऑलमोस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमारे वहां पे कवर्ड है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। और वो वाकई में एग्जामिनर पहले भी एग्जामिन करता रहा है और अब भी एग्जामिन कर रहा है। फ्रेमवर्क का हैंडआउट अगर आपको याद हो, मैंने 11 पेज का एक PDF बना के आपको दिया है। उसमें मैंने ऑलमोस्ट सिलेबस के जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें फोकस, अगर आपको याद हो, शायद पता नहीं मैंने आप लोगों से जब फ्रेमवर्क पढ़ाया था
ये बात डिस्कस की थी या नहीं? मेरी आदत है, मैं अक्सर कहता हूँ बच्चों से, जब मैं फ्रेमवर्क पढ़ाता हूँ तो मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि आज आप ध्यान में रखें, आप जिस प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे हैं ना, उस प्रोडक्ट का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि फ्रेमवर्क में हमने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते, ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या होता है, इसी तरह उनकी मेजरमेंट कैसे होती है, इसी तरह अगर हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, रिलायबल, रेलिवेंट, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, अंडरस्टैंडेबल, कंपेरेबल, फ्री फ्रॉम एरर। फिर वो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस क्या होता है, मतलब सारे हम अजम्पशन कौन सी यूज करते हैं, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल बेसिस। तो ये सारी बातें जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड अंडर फ्रेमवर्क। यहाँ पे अब हम एक्चुअल प्रैक्टिकली ये सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए आप माशाल्लाह इवनिंग के स्टूडेंट्स हैं और ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स ऑन जॉब होते हैं, और आप अपनी कंपनीज के फाइनेंशियल्स कभी देखते होंगे, बनाते भी होंगे शायद। तो वहां पे पूरी एक रिपोर्ट बनती है, एनुअल रिपोर्ट, जिसको ऑडिट भी करवाते हैं, ऑडिटर आता है। अकाउंट्स इंटरनल मैनेजमेंट खुद बनाती है, लेकिन ऑडिटर आके उसका ऑडिट करके ओपिनियन देता है, साइन करता है, फिर आपके डायरेक्टर साइन करते हैं, फिर आपकी रिपोर्ट पब्लिश होती है। वो रिपोर्ट कहने को किताब की शक्ल में होती है, लेकिन उसमें जो बीच में कुछ पेजेस होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां से आपके ये फाइनेंशियल स्टार्ट होते हैं। ऑडिट रिपोर्ट के बाद अगर आप देखें, सबसे पहले बैलेंस शीट होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फिर अगले पेज पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, फिर उसके अगले पेज पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, फिर उसके अगले पेज पे कैश फ्लो, ये आगे पीछे होता है दोनों जो भी है। और उसके बाद शुरू होते हैं नोट्स टू दी अकाउंट्स, क्योंकि बहुत डिटेल होते हैं, मतलब बात दफा तो ये 40-50 पेजेस में भी चले जाते हैं, इतनी डेप्थ होती है नोट्स टू दी अकाउंट्स में। तो अब यहाँ पे ये 5 IAS 1 की रिक्वायरमेंट है। अब इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, मेजर जो है ना, जो मैं बार बार कह रहा हूँ इस टॉपिक में क्या है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ये चीजें तो आप बचपन से पढ़ते हुए आते हैं, मतलब बचपन से मुराद जब से आपने अकाउंटिंग पढ़ना शुरू की होती है अपनी जिंदगी में। बहुत सारे आप में से फर्स्ट ईयर कॉमर्स में, मैं खुद भी, मेरा बैकग्राउंड शुरू से कॉमर्स, फर्स्ट ईयर कॉमर्स में जब मैं गया तो मुझे वहां पे सिखाया गया अकाउंटिंग क्या है, डेबिट क्रेडिट लेजर ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट, फिर वहीं से बेसिक इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, वही फॉर्मेट्स ऑलमोस्ट हम आगे जाके बीकॉम, फिर आगे जाके हम जब प्रोफेशनल लेवल पे आते हैं। तो आज हम जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाएंगे, ये चैप्टर मैं इसीलिए कहता हूँ कि मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको पढ़ाने में, क्योंकि ये चैप्टर रिलेटेड जितनी भी चीजें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, अभी आप देखेंगे बैलेंस शीट बनाऊंगा, बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आते हैं, एसेट, और एसेट में सबसे पहले कौन से एसेट आते हैं, नॉन करंट। अब नॉन करंट एसेट पे कौन से IAS है मेजर, IAS 16, IAS 40, ठीक है ना। तो क्या ये एसेट्स, ये IAS ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, यस। हमें तो पता है कि IAS 16 में डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन है, IAS 16 में एक टेबल बनेगा, उसमें उसकी जो है वो एसेट्स की फाइनल वैल्यूएशन आपके सामने आ जाएगी। तो बेसिकली हम IAS 16 पढ़ चुके हैं। फिर हम जाएंगे करंट एसेट में, करंट एसेट में क्या होता है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री IAS 2 हम पढ़ चुके हैं। रिसीवेबल नॉर्मल है, उसमें बैड डेट्स होता है, वो आपको पता है, ठीक है ना। फिर हम चले जाते हैं इक्विटी साइड पे, अब शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, सब कॉमन हेड से। लाइबिलिटीज में डेफर्ड टैक्स आ जाएगा, वो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। नॉन करंट में, करंट लाइबिलिटी में टैक्स पेबल होगा, डिविडेंड पेबल होगा, ऑलरेडी ये सारी चीजें आपको पता है। इनफैक्ट आप ये देखेंगे, अभी मैं पहला सवाल जब आपकी स्क्रीन पे रखूंगा तो आप ये देखेंगे कि सर ये जो हम सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं, बेसिकली उसमें हमारा जो असल टारगेट है ना, वो होगा एडजस्टमेंट्स पे। और एडजस्टमेंट्स यहाँ क्योंकि ये लेवल अब आपका मैनेजर लेवल होता है और आपका प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट सिंगल लाइन नहीं होती। जिस तरह हम नॉन प्रोफेशनल एकेडमिक लेवल पे देखते हैं कि सिंगल लाइन एडजस्टमेंट, एंडिंग इन्वेंटरी दिस, एक्रूड सैलरी दिस, डिविडेंड पेबल दिस, तो यहाँ पे दिस इज नॉट दिस। यहाँ जो है बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर होता है। यहाँ जो आपकी एडजस्टमेंट्स होती है
वो होती है इन दी फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, पूरे पूरे पैराग्राफ होंगे। लेकिन वो जो पैराग्राफ होंगे ना, वहां पे आपको कोई ना कोई रिलेटेड आईएएस की एप्लीकेशन नजर आएगी, क्योंकि हम छोटे आईएएस सारे पढ़ चुके हैं। मैं अक्सर कहता हूँ छोटे आईएएस और बड़े आईएएस, अभी हमने पढ़ा था ना लीज, वो बड़ा आईएएस था। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़े बड़े सवाल थे उसमें, डेफर्ड टैक्स एक बड़ा आईएएस था। लेकिन ये जो हमने आईएएस 8, 10, 37, 16, 20, ये सब छोटे छोटे आईएएस थे। तो इन छोटे छोटे आईएएस की यहाँ पे एडजस्टमेंट्स आपको नजर आएंगी। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे शायद कोई स्टूडेंट ये सोच रहा हो कि सर अभी क्लास शुरू करने से पहले ये कह रहे थे कि हमारे पास 2 आईएएस रह गए, आईएएस 1 और आईएएस 7। आईएएस 1 तो है स्टेटमेंट ऑफ, ये प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी सर ने कहा था आईएएस 7 कैश फ्लो है, फिर सर ने यहाँ भी कैश फ्लो लिख दिया, मतलब ये तो सर ने एक बयान चेंज कर दिया है। तो ऐसा नहीं है, याद रखिए ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये जो 4th नंबर पे, ये बेसिकली वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएएस 1 है। यानी अगर मैं आपसे ये कहूं कि कैश फ्लो हम क्यों बनाते हैं, दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएएस 1। लेकिन कैश फ्लो कैसे बनाते हैं, कैश फ्लो का डायरेक्ट मेथड क्या है, कैश फ्लो का इनडायरेक्ट मेथड क्या है, कैश फ्लो के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है, कैश फ्लो में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती है, कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती है, ये सारे सवालों के जवाब हमें कौन देता है, आईएएस 7। लेकिन क्यों बनाते हैं कैश फ्लो, दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएएस 1। कैश फ्लो हम बनाते हैं और हर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आप देखा करें ये पांचों चीजें बैक टू बैक नजर आएंगी, कंफर्म है। किसी भी कंपनी के फाइनल अकाउंट रैंडमली उठा के देख लो लाइब्रेरी में जाके आईसीएमए की, ये पांचों चीजें बैक टू बैक नजर आएंगी, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो और फिर नोट्स टू द अकाउंट्स। अब ये 5 चीजें हैं, यहाँ पे हम इन 5 में से कितनी चीजों को फोकस करेंगे, 4। सिर्फ किसको अभी हम फोकस नहीं करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। नोट्स टू द अकाउंट भी हम करते हैं भाई, हम जो वर्किंग नोट्स बनाते हैं वो क्या है, नोट्स टू द अकाउंट्स क्या है, वर्किंग नोट्स। और मैं अच्छी खासी वर्किंग करूंगा यहाँ पे, तो जो मेरी वर्किंग होगी मैं वहां लिखूंगा बाकायदा। ठीक है, हम तो बहुत ही एक लोअर लेवल पे अभी बढ़ा रहे हैं, हम तो अभी आधे घंटे में कंपनी के फाइनल अकाउंट तैयार कर देंगे। तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, वहां तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी लग जाते, 2 से 2.5-3 महीने का टाइम पीरियड आपको रिक्वायर्ड होता है। आप बहुत सारी चीजें उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं, बहुत सारे मामला को देख रहे होते हैं। तो याद रखें, अभी आप देखेंगे मैं पहला ही सवाल जो पिक करने जा रहा हूँ ना, जो मैं अक्सर जब मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूँ इस लेवल पे, और मैंने ये जब मॉर्निंग में भी इस सेशन में ये टॉपिक पढ़ाया था, तो जो सवाल मैंने सॉल्व किया था वही सवाल अभी आपको भी इंशाल्लाह सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। उस सवाल में बेसिकली मुझे बड़ा पसंद है सवाल, तो वो बड़ा आसान है, बहुत ही सिराते मुस्तकीम है। लेकिन उस सवाल की जो अच्छी बात है ना, उसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी रिक्वायर्ड है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। देखिए ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाला इंपैक्ट जो है ना, ये हर सवाल में नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें खाली कुछ सिलेक्टेड एडजस्टमेंट से जो जाती है, लाइक आपके आईएएस 16 के एसेट की रिवैल्यूएशन, खास तौर पे इस लेवल पे हमारे लिए ये है। और हर सवाल में नॉट नेसेसरी कि आईएएस 16 के एसेट्स आपके रिवैल्यूड हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि हो सकता है सवाल में आईएएस 16 का एसेट रिवैल्यूड तो हो रहा है, लेकिन दिस इज नॉट अगेन नेसेसरी कि वो ये स्टेटमेंट आपसे मांगे। इसके बगैर भी आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी, मसला थोड़ी है, उसका इंपैक्ट तो वैसे भी बैलेंस शीट पे जाना है। तो जिस सवाल पे मैं जा रहा हूँ ना, वो सवाल हमारे आईसीएमए के पास पेपर का सवाल है, और वो सवाल मैं भी कॉपी कर लेता हूँ, 1 मिनट, पॉइनियर मैन्युफैक्चरर्स के नाम से। 1 मिनट आप लोग होल्ड कीजिएगा, मैं सवाल, तो उस सवाल की अच्छी बात मैं ये बता रहा था, एक तो बैलेंस शीट भी मांगी है उसने, बैलेंस शीट के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस भी मांगा है, और उसके साथ क्या मांगी है, ओसीआई, फिर उसने चेंज इन इक्विटी भी मांग लिया। अब कैश फ्लो तो नहीं मांग सकता क्योंकि कैश फ्लो तो अलग से बनता है, लेकिन उसने नोट्स टू दी अकाउंट्स मांगे तो नहीं है, लेकिन हम बगैर वर्किंग के सवाल सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो मैं सारी चीजें लेके चलूंगा। इवन पहला ही सवाल जो हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, उसमें बैलेंस शीट, पीएनएल, ओसीआई, चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू दी अकाउंट, सिर्फ क्या नहीं होगा, कैश फ्लो। और कैश फ्लो को मैं आखिर में क्यों पढ़ाता हूँ, बिकॉज के कैश फ्लो बनता है बैलेंस शीट को देख के, इनकम स्टेटमेंट को देख के। तो जब हम ये बनाना सीख लेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह हम
कैश फ्लो की तरफ जाएंगे। मैं सवाल कॉपी कर लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 ये आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। और इसमें अगर हम क्विक एक नजर पहले सवाल को देख लें, फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ PML इज अवेलेबल एज ऑन June 30, 2013, राइट। सबसे पहले हमें रेवेन्यू दी जा रही है, रुपीज इन थाउजेंड में बात हो रही है। रेवेन्यू से मुराद यहाँ पे सेल्स। आपको पता है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो फॉर्मेट्स डेफिनेटली इस लेवल पे आप लोगों को ये कॉमन सेंस अंडरस्टूड है कि जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं? सेल। सेल में से हम क्या मैनेज करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमारे पास आंसर आता है ग्रॉस प्रॉफिट। फिर हम क्योंकि कंपनी का सवाल कर रहे हैं तो एक्सपेंस को दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं, एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन या सेलिंग एक्सपेंस, वो माइनस करते और कोई अदर इनकम है उसको ऐड कर लेते, तो हमारे पास आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और फिर उसमें से पहले माइनस करते इंटरेस्ट तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर माइनस करते टैक्स तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यही फॉर्मेट है, बड़ा आसान सा। फिर अगर सवाल में कोई IAS 16 के एसेट की रिवैल्यूएशन है तो उसका इंपैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और वो बनती है नेट प्रॉफिट से, क्योंकि नेट प्रॉफिट पे इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी, फिर OCI पे उसका इंपैक्ट आएगा। और अगर चेंजेस इन इक्विटी रिक्वायर्ड है तो इक्विटी के हेड्स आपको पता होंगे, जो हम शेयर होल्डर इक्विटी की बात करते हैं उसमें हेड्स क्या होते हैं? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जर्नल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, जर्नल रिजर्व। और जरूरी नहीं है कि हर सवाल में ये सारे हेड्स मौजूद हो। फिर हम जाते हैं अगर बैलेंस शीट की तरफ, तो उसमें सबसे पहले नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, फिर इक्विटी और लायबिलिटीज। तो बड़ा सिंपल फॉर्मेट से, और ये चीजें आप जब से अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं हर लेवल पे, चाहे फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग पढ़ी हो उस लेवल के हिसाब से भी आपको सिखाई जाती है। यहाँ पे हमने फॉर्मेट को, हमारा टारगेट नहीं है फॉर्मेट्स, यू नो वेरी वेल। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं ना, ये जो मैं पढ़ाने आज जा रहा हूँ, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, आपको खुद रियलाइज होगा सर ये तो हम सब कुछ पढ़ चुके, ये तो आज हम रिवीजन कर रहे हैं। हम छोटे छोटे IAS की एप्लीकेशन यहाँ देखेंगे। सवाल में देखिए रेवेन्यू, उसके बाद हमें क्या दी जा रही है? कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर एडमिन एक्सपेंस, फिर मार्केटिंग एक्सपेंस, फिर फाइनेंशियल चार्जेस, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, दिस इज योर लायबिलिटी। उसके बाद शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, ये इक्विटी के हेड्स हैं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, कुल्लू IAS 16 एसेट्स। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, 4 एसेट है, राइट, नॉन करंट। इसमें से लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, बाकी तीनों एसेट के अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मौजूद है। फिर ये कह रहा है इन्वेंट्री एंडिंग आपको बता दी, जून 30 की इन्वेंट्री 2013 जो कि आपका ईयर एंड है। देन वी हैव ट्रेड रिसीवेबल, डेफर्ड टैक्स। अच्छा, डेफर्ड टैक्स में दो चीजें होती है, इट कैन बी एन एसेट, इट कैन बी अ लायबिलिटी, बट राइट नाउ हम इसका बैलेंस किस साइड पे देख रहे हैं? तो हाजा लायबिलिटी, ओके। देन बैंक करंट अकाउंट, ये भी आपका बैंक अकाउंट बाज दफा, ये तो अगर करंट अकाउंट है, लेकिन नॉर्मली अगर आपका रनिंग अकाउंट हो, ओवरड्राफ्ट भी जा सकता है, तो वो बैलेंस कहाँ नजर आएगा? क्रेडिट पे। राइट नाउ हाजा योर एसेट। देन वी हैव ट्रेड पेबल, दिस इज योर लायबिलिटी। एडजस्टमेंट देखिए 1 2 3 4 5। ये सवाल मैंने अभी थोड़े पहले भी आपको शायद कहा था, सवाल बहुत आसान है। सवाल को सॉल्व करने का मकसद आपको जो एलिमेंट्स, सॉरी कंपोनेंट्स जो भी मैंने बताए, जो ये मैंने आपसे डिस्कस किए ये कंपोनेंट्स, इनको वन बाय वन आपको बताना है। इस सवाल में रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर 1। नंबर 2 इज स्टेटमेंट ऑफ OCI, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये एक नहीं दो चीजें हैं, क्योंकि जब दो बातें की जाए ना तो उनके दरमियान में एंड लिखा जाता है, और लिखा जाए तो उसका मतलब होता है इसमें से एक, एंड का मतलब होता है बोथ। तो ये दो चीजें हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मैं कंप्लीट करके फिर मैं दोबारा एक साइट में बनाऊंगा। इवन कंपनीज जब अपनी एनुअल रिपोर्ट शो करती है ना, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेट पेज पे होती है और स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अलग पेज पे होती है। मैं यहाँ पे चूंकि छोटी सी स्टेटमेंट है, एक एडजस्टमेंट है OCI की सवाल में, मैं साइट में छोटी सी बना के आपको अलग से हाईलाइट कर दूंगा। देन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, देन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब आप यहाँ देख रहे हैं
सर ये 3 बातें लिखी हुई है, आपने 5 बताई थी। इसमें नोट्स टू दी अकाउंट्स लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो मैं वर्किंग करूंगा उसको क्या कहा जाएगा, नोट्स टू दी अकाउंट्स। उसके बाद हमारे पास कैश फ्लो एक और वन ऑफ दी कंपोनेंट ऑफ IS1 है, लेकिन अभी हम कैश फ्लो को फोकस नहीं करें, वो एक अलग से दुनिया है, उसकी दुनिया IS7 है, जो इंशाल्लाह हम इस वीक में जब हमारे ये IS1, कल मेरा प्लान है इंशाल्लाह एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट करने का, IS1 एंड करने के बाद फिर एक क्लास में इंशाल्लाह फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट और फिर 3 क्लासों में इंशाल्लाह कैश फ्लो पढ़ेंगे। सवाल में देखिए हम ट्रायल बैलेंस को एक नजर सानी देख चुके हैं, अब हम एडजस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। बेहतर होगा कि मैं एडजस्टमेंट पढ़ने के दौरान जो है ना इसकी वर्किंग कर दूंगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल रहा हूँ वर्किंग नोट्स। अभी तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, जब मैं आपको आंसर भेजूंगा तो मैं सीक्वेंस के मुताबिक जिस तरह रिक्वायरमेंट है उसी तरह सीक्वेंस पेज ऐड करके आपको भेज दूंगा। कल का लेक्चर भी मैंने नहीं सेंड किया, राणा साहब देख रहे हैं, मैंने कहा राणा साहब कल का लेक्चर भी मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो वर्किंग की तरफ हम जा रहे हैं। बेसिकली वर्किंग भी नहीं बल्कि मैं इसको आज नाम दूंगा नोट्स टू दी अकाउंट्स। PML आपको पता है ना, व्हाट इज PML? हाँ, नॉट दिस इज पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं है, ये पायनियर मैन्युफैक्चरर लिमिटेड, दिस इज PML, राइट। ये ऑफशोर कंपनी है। Notes to the accounts, right? Working notes for the year ended. नजर आ रहा है, मार्कर सही चल रही है, ऑल इज वेल। 2014 और 2013? नो आई थिंक 2013, हाजा 2013, राइट। पेपर 14 में हुआ था ना, नॉर्मली एक साल पुराना जो है ना एग्जामिनर साल पिक कर रहा होता है। बहरहाल चेक करो ना, आप लोग जाग रहे नहीं जाग रहे। 2013 सही है। हमारी बात होगी रुपीज इन थाउजेंड में, क्योंकि हर अमाउंट के आगे कितनी जीरो हाजा मौजूद। अब हम सवाल की एडजस्टमेंट पढ़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह वर्किंग करते रहेंगे ताकि हमारा सवाल आसान हो जाए। पहली एडजस्टमेंट आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। ड्यूरिंग फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इट वाज ऑब्जर्व दैट एन अमाउंट ऑफ ₹20 million, हम 20,000 लिखेंगे, 3 जीरो ओमिट करके जा रहे हैं, इज इंक्लूडेड इन रेवेन्यू, हाजा मौजूद इन रेवेन्यू। लेकिन आगे कहते हैं विच हैड बीन received as advance from a customer for sale of goods on April 2013। हमने एडवांस कब लिया? अप्रैल में। आज हम मौजूद है जून 30 पे, लेकिन क्या हमने उसको गुड्स डिलीवर कर दी? नेसेसरी इंटरनल अप्रूवल्स एंड प्रोसेसिंग has been done and formal contracts was already entered into with the customer. However, the risks and rewards of ownership of the goods have not yet been transferred to the customer। आपने अब तक उसको रिस्क और रिवार्ड ट्रांसफर, इसका मतलब है ये तो अभी आपकी सेल, दिस इज नॉट योर इनकम राइट नाउ, दिस इज योर लायबिलिटी। और हमने इसको अभी किस में इंक्लूड किया हुआ है? इंक्लूडेड इन रेवेन्यू। रेवेन्यू बढ़ती है क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट। तो हमने क्या रेवेन्यू ऊपर देखे, 7,30,000 रेवेन्यू आ रही है, 3 जीरो ओमिट है यहाँ पे, 730 मिलियन है। इसके अंदर 20 मिलियन की वो रेवेन्यू है जो अभी आपकी हलाल नहीं हुई और हराम भी नहीं है, बट दिस इज योर लायबिलिटी राइट नाउ, राइट? यस, अनअर्न्ड। तो अब इसकी जो एक एडजस्टिंग एंट्री होती है, मैं वर्किंग 1 के तौर पे 1 लिख रहा हूं। वर्किंग 1, रेवेन्यू को कम करके लायबिलिटी को बढ़ाना है, तो रेवेन्यू कम करूंगा तो रेवेन्यू डेबिट हो जाएगी, रेवेन्यू डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। अब मजे की बात यह है कि ये दोनों ही टाइटल ट्रायल बैलेंस में हाजा मौजूद, तो ट्रायल बैलेंस में इन दोनों की नेचर क्रेडिट है, क्योंकि एक है लायबिलिटी और एक है इनकम। तो लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट, इनकम बढ़ती है क्रेडिट। तो जब हम इसकी एडजस्टमेंट के बाद जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इसका इंपैक्ट शो करेंगे तो हम 20,000 से रेवेन्यू को कम कर देंगे और 20,000 से
एडवांस फ्रॉम कस्टमर की लायबिलिटी को बढ़ा देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ट्रायल बैलेंस में वी हैव रेवेन्यू एंड वी हैव एडवांस फ्रॉम कस्टमर एज वेल, दोनों की नेचर क्रेडिट है। अब मैंने एक को डेबिट किया यानी कम कर दिया और एक को क्रेडिट किया यानी बढ़ा दिया, स्टिल मेरी ट्रायल बैलेंस की फाइनल फिगर यही रहेगी, क्योंकि मैंने दोनों कौन से वाले हेड छेड़े, क्रेडिट वाले। 20,000 रुपए यहाँ, ये 50 हो गए और ये 7,10,000 हो गए। ये 7 30 से कितने हो गए, 7 10, और ये 30 से कितने हो गए, 50। कुल्लू स्टिल 8595,275। आगे एक बात लिखती इन्होंने कहा कि नो इंटरेस्ट इज पेबल अंडर द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एडवांस रिसीट। इंटरेस्ट कुल्लू हराम, बोला हम इंटरेस्ट इस पे चार्ज, तो 3 महीने से आपने पैसा रखा है उसका, अप्रैल में दिया था, अप्रैल में जून आपने उसको गुड्स रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर नहीं किए, लेकिन वो बोल रहा है नो इंटरेस्ट, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगली ट्रांजेक्शन कहते हैं जून 30 2013, अ प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्टर्स बोनस, डायरेक्टर्स को बोनस देना है इक्वल टू 2% ऑफ रेवेन्यू। पहली बात तो सुन लो, अब रेवेन्यू 7,30,000 नहीं है, अब रेवेन्यू कितनी है, आपको रेवेन्यू का कितना परसेंट बोनस डायरेक्टर्स को देना है। अब ये जो एडजस्टमेंट होती है ना, इसका मतलब होता है ये रिकॉर्ड करना है। अभी ट्रायल बैलेंस में अभी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई है। कह रहे हैं विच इज टू बी चार्ज टू एडमिन एक्सपेंस, यानी आप एक एंट्री बनाएंगे एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी IAS 37। तो अब मैं यहाँ पे एक एंट्री बनाऊंगा कि डायरेक्टर्स बोनस, पहले मैं एक कितना बोनस देना था, ओके यहाँ पे मुझे डायरेक्टर्स को जो बोनस देना है वो 2% ऑफ रेवेन्यू, ऐसा ही है। तो मैंने कहा भाई मेरे पास जो रेवेन्यू थी 7 लाख, पहले 30,000 थी, और उसमें मैंने अभी कितनी एडजस्टमेंट की, अभी मैंने 20,000 उसमें हमारी लायबिलिटी मौजूद थी, उसको अभी भी हमने ऊपर डेबिट किया है। तो अब मेरी एक्चुअल जो करेक्टेड रेवेन्यू है वो कितनी है, और 7,10,000 का कितना परसेंट मुझे डायरेक्टर को बोनस डिक्लेयर करना है, 2%, 14,200, ओके, क्योंकि 7 7 14 हो जाएंगे और ये 1 और 1 2 हो जाएंगे। अब इसकी जो डबल एंट्री बनती है ना, वो डबल एंट्री कुछ ये बनेगी एडमिन एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि सवाल कह रहा है कि ये एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस को चार्ज करना, एडमिन एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर बोनस क्रेडिट, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी। आपको पता है मैं जब कैश फ्लो पढ़ाऊंगा ना, आप लोग देखिएगा, क्योंकि अभी मैंने बात बोली है, मैं अभी फाइनल अकाउंट क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं आज आपको बता दूंगा कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं। हालांकि आपको पता है, लेकिन वो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है कि बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा, इनकम स्टेटमेंट। जब मैं कैश फ्लो पढ़ाऊंगा ना, मैंने उसके लिए 3 क्लासें रखी है, उसमें आपको काफी अच्छे अच्छे सवाल इंशाल्लाह सॉल्व करवाऊंगा। तो कैश फ्लो में आप देखेंगे वहां में 20 से 25 नंबर के सवाल है, वहां एग्जामिनर आपको बैलेंस शीट 2 साल की खुद बना के देगा। तो वो जो करंट लाइब्रेरी में टैक्स वर्ड यूज करता है ना, तो वो टैक्स पेबल नहीं लिखता, वो लिखता है प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि टैक्स भी तो प्रोविजनल बेसिस पे होता है, एक्चुअल थोड़ी होता है। तो ये जो है एडमिन एक्सपेंस डेबिट 14,200 और प्रोविजन फॉर बोनस, और सवाल खुद कह रहा था प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, राइट, प्रोविजन फॉर बोनस या डायरेक्टर बोनस, this is 14,200, is that clear? कौन सी लाइन, इंटरेस्ट तो आसिफ भाई बहुत सिंपल है, नो इंटरेस्ट इज पेबल अंडर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन एडवांस रिसीव। वो जो 3 महीने से एडवांस पड़ा हुआ है, वो पैसा अगर आप बैंक में रहते तो शायद वो आपको 3 महीने का इंटरेस्ट देता, लेकिन आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कस्टमर की कि उसमें हम कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। अच्छा, अब यहाँ एडजस्टमेंट आ रही है IAS 16 की, लैंड एंड बिल्डिंग हैव बीन रीवैल्यूएट। मैंने भी कहा था जहाँ एंड आ जाए ना, तो एंड से मुराद होता है एक नहीं, यहाँ कितनी बातें हो रही है, एक लैंड भी आपकी रीवैल्यूड हो रही है और बिल्डिंग भी, बोथ आर देयर। लैंड आपके पास कितने की है, 13,000, बिल्डिंग आपके पास कितने की है, 47,000। आगे फरमाते हैं लैंड एंड बिल्डिंग हैव बीन रीवैल्यूएट बाय द कंपनी ऑन ईयर एंड,
and an independent professional valuer has valued them at rupees 15 million and rupees 32 million respectively. एक आपने इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल वैल्यूअर को हायर किया और उसने वैल्यूएशन की लैंड की 15 मिलियन और बिल्डिंग की 32 मिलियन. द रिजल्टेंट गेन हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन अबव ट्रायल बैलेंस. ये बात तो हमें भी मालूम है क्योंकि ऊपर कोई सरप्लस का हेड नहीं था. अब मुझे बताएं कि यहाँ पे अपवर्ड रिवैल्यूएशन है या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन. जी अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि दोनों अपवर्ड है, अब सुने, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती लेकिन बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है. लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, मैंने ट्रायल बैलेंस पढ़ते वक्त भी कहा था कि लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, लेकिन तीनों के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आधा मौजूद. अब 47,000 की बिल्डिंग कितनी अमाउंट से डेप्रिशिएट हो चुकी है? तो 47 माइनस 20 इक्वल टू 27. आज मार्केट में क्या आवाज आ रही है? तो 5 मिलियन आपकी नहीं, वो तो बात की बात है, वो अभी फिलहाल इनकॉर्पोरेट नहीं होगा. 5 मिलियन से आपकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई और 2 मिलियन से आपकी लैंड की वैल्यू बढ़ गई. और यही वो एडजस्टमेंट है जो वजह बनी इस सवाल में ओसीआई की. ये जो सरप्लस है ना, ये इनकम स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव में. लैंड आपकी ऊपर 13 मिलियन है, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती. 13 से कितनी हो गई? 15 मिलियन, यानी कितने से बढ़ गई? 2 मिलियन. बिल्डिंग आपके पास कॉस्ट ऊपर आ रही है 47 मिलियन, मैंने हाईलाइट किया हुआ है. बिल्डिंग पे कितना पहले से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुका है, मतलब उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? मार्केट से क्या आवाज आ रही है? मतलब कितने से वैल्यू बढ़ गई. अब एक मसला और है, वो मसला जो है ना, यहाँ तो एग्जामिनर ने खुद ही सॉल्व कर दिया है. वैसे होता नहीं है नॉर्मली, क्योंकि आपसे अगर मैं एक सवाल पूछता हूँ तो आप लोग भी मेरी बात को एक्नॉलेज करोगे शायद, कि हम जब फाइनल अकाउंट का सवाल सॉल्व करते हैं तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुका होता है या नॉर्मली वी नीड टू कैलकुलेट? वी नीड टू कैलकुलेट, क्योंकि ये तो वन ऑफ द एडजस्टमेंट्स है ना. डेप्रिसिएशन क्या है? एडजस्टमेंट है. बैड डेट्स क्या है? एडजस्टमेंट्स है. इन्वेंट्री की लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे एडजस्टमेंट्स है. तो नॉर्मली इस सवाल में लेकिन एग्जामिनर मेहरबान हो गया था, उसने आपको 4 नंबर जो एडजस्टमेंट नंबर 4 दिए, वहां पे एक बात लिखकर दे दी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हैज बीन रिकॉर्डेड इन द अबव ट्रायल बैलेंस फॉर ऑल आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. हालांकि ऐसा होता नहीं है. मतलब मैंने ऐसे सवाल कई देखे कि उसमें पहले हम इस साल का क्या रिकॉर्ड करेंगे और उसको हम पहले क्या करेंगे? माइनस. मतलब अगर मैं ये वाली एडजस्टमेंट नहीं होती ना, तो इसके बदले एडजस्टमेंट पे वो हमें बाकी 3 एसेट पे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का मेथड बताता. और फिर हम ये कहते हैं, क्योंकि याद रखें जो ट्रायल बैलेंस होता है वो सारे बैलेंस एंडिंग के शो नहीं करता, उसमें कुछ बैलेंस ओपनिंग वाले भी आ रहे होते हैं. कैपिटल ओपनिंग आ रहा होता है, नॉर्मली सम टाइम ओपनिंग इन्वेंट्री आ रही होती है. ट्रायल बैलेंस पे आपके पास ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहे होते हैं, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड बैड डेट्स आ रहे होते हैं. तो अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास जो ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इसके अंदर इस साल का डेप्रिसिएशन भी ऐड हो चुका. अगर नहीं हुआ होता और एडजस्टमेंट होती तो मैं पहले बिल्डिंग में इस साल का मजीद क्या रिकॉर्ड करता और वो भी माइनस करता और मजीद वैल्यू कम हो जाती. फिर जो वैल्यू कम होती ना उसको किससे कंपेयर करता? 32 से, और फिर सरप्लस रिकॉर्ड करता. जी सर, अब इसमें ये वाली एडजस्टमेंट लिखी है 34 वाली ना, अगर ये नहीं लिखी होती तो उसका फर्दर वो डेटा देता ना कि इस पे स्ट्रेट लाइन लगा हुआ है. मैंने यही तो बोला है, उससे हम पहचानते. मैंने यही कहा है कि वो आपको एडजस्टमेंट देता. बगैर एडजस्टमेंट्स के तो आपको पता ही नहीं चलता कि हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, और वहीं से हमें पता चल जाता. वन ऑफ द इंडिकेशन होती कि यू नीड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. जी जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ होगा ये उसकी जो कॉस्ट है पुरानी वाली उस पे हुआ होगा, और रिवैल्यूएशन के बाद अगर वो 32 मिलियन का हो गया तो उसका डेप्रिसिएशन एक्सिस डेप्रिसिएशन की आप बात कर रहे हैं, वो जो अभी आपने भी भाई एक पॉइंट रेस किया था
वो देखिए बात वही है, जब हम एग्जाम हॉल में हो और हमारे सामने पार्शियल डेटा हो तो वी हैव टू गिव द आंसर विद इन गिवन इंफॉर्मेशन। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस सवाल में लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, बिल्डिंग की लाइफ कितनी है? नहीं। क्या आपको पता है कि इस बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करने के लिए ये कौन सा मेथड यूज करें? नहीं, डिफरेंट मेथड से। आज सुबह मैंने एक सवाल इसी क्लास में करवाया है। सुबह में 8:30 मेरी क्लास थी, मैं 8:45 तकरीबन यहाँ पहुंचा था आज सुबह, और मैंने 8:45 जब क्लास स्टार्ट की थी तो आज सुबह मैंने बच्चों को डेप्रिसिएशन ही पढ़ा रहा था एफएफए में। एक सवाल मैंने आज सुबह करवाया जिसमें 4 मेथड से मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया एक ही एसेट पे। ऑलमोस्ट वो पास पेपर का सवाल था, थोड़ा सा मैंने उसको चेंज किया हुआ है, लेकिन पास पेपर में भी 3 या 4 मेथड रिक्वायर्ड थे, 3 रिक्वायर्ड थे, मैंने उसमें चौथा ऐड किया था खुद से। तो बात यह है कि हम अनलेस एंड अनटिल एग्जामिनर साइलेंट है तो हम भी खामोश रहेंगे। तो हम यहाँ सिंपल सिर्फ अभी क्या रिकॉर्ड कर देंगे? एडजस्टमेंट, यानी हम इसकी एंट्री बना देंगे। जो डबल एंट्री है IAS 16 की, वो क्या एंट्री बन जाएगी? लैंड डेबिट और बिल्डिंग डेबिट होगी और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नंबर 3 लिख रहा हूं और लैंड डेबिट जी कंपाउंड एंट्री। राणा साहब अगर आपको 2 सेपरेट ट्रांजेक्शन बनानी है तो बिल्कुल आप बना सकते हैं, लेकिन आपकी थोड़ी सी इंक पेन की ज्यादा जाया हो जाएगी। आप जो ऑर्डर दें एडजस्टमेंट है क्या वर्किंग में? नहीं, हाँ लैंड की वैल्यू जो बढ़ी है वो कितने से? 2000 से। वो बिल्डिंग 5000 से। बिल्डिंग 5000 से बिल्डिंग 5000 अगर ये वैल्यू नीचे जाए क्या मतलब? वो फिर लॉस और रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, एसेट क्रेडिट होते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कर सकते हैं, और अगर सरप्लस पहले से मौजूद होता तो फिर सरप्लस से रिवर्स करते हैं। ये मैं पढ़ा चुका हूँ सारा का सारा IAS 16 में। मशीन ए मशीन बी वाला सवाल था। एक मशीन पहले अपवर्ड होके बाद में डाउनवर्ड हुई थी, एक डाउनवर्ड होके बाद में अपवर्ड। जी बोले क्या बात है? जो वैल्यूएशन रिपोर्ट में जो वैल्यू होती है वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू। कौन सी रिपोर्ट में? जो 32 मिलियन है ये इसमें डेप्रिसिएशन सब कुछ है जो सब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो फुल एंड फाइनल होती है और उसी पे आपको लाना है। अब चाहे जो भी ऊपर नीचे करो, अब इस पे लाना है। यानी अब नई बैलेंस शीट पे लैंड जाएगी जो नीचे 15 मिलियन है उस पे, और बिल्डिंग जाएगी 32 मिलियन। दैट्स ऑल। अच्छा, अब आ जाए आखिरी एडजस्टमेंट। हम चल रहे IAS 12 की तरफ। जी बोले राणा साहब। सर ये जो सेकंड पॉइंट का 2% और बाय मिस्टेक 2% जो बोनस डिस्बर्स करना था, हाँ, उससे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर, तो रेवेन्यू में इंक्लूड कर दें, फिर उसको फिर रेवेन्यू से डेबिट करते हैं आप। अगर आप ये कह रहे हैं कि देखिए, पहली बात तो एक मिनट सुन लें, मैं जो समझा हूं आपके सवाल से, आप शायद यहाँ पे करेक्शन ऑफ एरर को इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं। पहली बात तो राणा साहब ये सुन लें, यहाँ पे अभी एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि ये रिकॉर्ड हुआ नहीं है, यू नीड टू रिकॉर्ड। लेकिन अगर ये गलत रिकॉर्ड हो चुका होता, जैसे पहली एडजस्टमेंट थी उसमें रेवेन्यू के अंदर एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो गई थी, तो उसको मैंने रेवेन्यू रिवर्स करके लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया, उसको एडजस्ट किया। तो अगर ये उस लाइबिलिटी को रिकॉर्ड तो कर चुके होते और बाय मिस्टेक बजाय लाइबिलिटी क्रेडिट करने के रेवेन्यू क्रेडिट कर दी होती, तो मैं रेवेन्यू को डेबिट करके प्रोविजन फॉर बोनस को क्रेडिट कर देता। ये तो मतलब एक बिल्कुल आपने बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके सोच लिया, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी आप क्या पहली एडजस्टमेंट पे ही मौजूद है। मैं तो काफी अल्हम्दुलिल्लाह आगे निकल गया हूँ। तो राणा साहब कोशिश करें कि अगर कोई सवाल हो, सवाल तो जरूर पूछें, आपका राइट है, लेकिन क्विक पूछें, ताकि ऐसा नहीं हो कि मैं आगे निकल जाऊं और आप अभी पहली एडजस्टमेंट पे ही मौजूद हो। ठीक है, चले, ठीक है ठीक है। लास्ट एडजस्टमेंट जो कि डेफर्ड टैक्स से जिसका ताल्लुक है, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस वर 17.7 मिलियन ऑन June 30, 2013 फुल स्टॉप। आगे नहीं पढ़ना अभी। has a taxable temporary difference as on today
देखिए याद रखें, डेफर्ड टैक्स जब मैंने पढ़ाया था ना, तो मैंने बड़ी कोशिश की थी हर लिहाज से आपको इधर उधर की चीजें समझाने की। टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। तो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस होता है, उसकी वजह से क्या अराइज होती है, लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स। और मैं बार बार एक बात कहता था कि टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस बजाते खुद लायबिलिटी नहीं होती, उसके ऊपर क्या अप्लाई करना पड़ता है, रेट। तो जो आंसर होता है वो आपकी क्या होती है, लायबिलिटी। अब ये आज के बैलेंस से, कब के बैलेंस से, टैक्स का रेट है 35%। बीच का जुमला छोड़ दो, मैंने बीच का जुमला नहीं पढ़ा, अभी नहीं देखे उसको, ठीक है। टैक्स का रेट देखो। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार इस एडजस्टमेंट को पढ़ने के बाद तो मैं सबसे पहले ये कर रहा हूं कि टैक्स की एडजस्टमेंट कर रहा हूं, और एडजस्टमेंट नंबर 4, और मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने जा रहा हूं आज की। और बड़े कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूं कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास आज की तारीख पे, आज तारीख गवाह है सवाल के मुताबिक, क्या डेट है, जून 30 2013। आज की तारीख पे वो कह रहा है मेरे पास टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस आ रहा है 17,700,000, और हम 3 जीरो ओमिट करके जा रहे हैं। 17,700 इनटू टैक्स रेट 35%। तो कैन एनीवन टेल मी कि आज की लायबिलिटी कितनी है, 6195। अब ये 6195 आज की लायबिलिटी है। आपको पता है आज की लायबिलिटी का मतलब, अब हमने चेक करना है कि ट्रायल बैलेंस में पहले से कितनी लायबिलिटी मौजूद है, क्योंकि डेफर्ड टैक्स की लायबिलिटी ट्रायल बैलेंस में हाजा मौजूद। ये देखें डेफर्ड टैक्स चूंकि क्रेडिट साइड पे है। अच्छा, तो अब यहां जैसे ही मैंने 5775 देखा ना, तो मुझे एक आवाज आई कि यार लायबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि 5 पॉइंट समथिंग से वो 6 पॉइंट समथिंग पे चली गई है, चार्ज हो रही है। वेरी गुड। जब लायबिलिटी बढ़ती तो चार्ज, कम होती है तो क्रेडिट। और जब चार्ज होती है ना, किस मैं ये इतना फोकस करता था डेफर्ड टैक्स पढ़ाते हुए कि जब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आए या बढ़े तो उस वक्त एंट्री बनती है टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट, टैक्स पेबल क्रेडिट। याद है आप लोगों को? अब यहां देखिए हमारे पास चूंकि ये जो अमाउंट आ रही है ना 6195, इससे लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होगी, ये तो आज की लायबिलिटी है, पहले से लायबिलिटी मौजूद है। तो डेफर्ड टैक्स की जो लायबिलिटी का इंक्रीमेंटल इंपैक्ट है वो रिकॉर्ड होगा। अब मैं यहाँ पे एक डबल एंट्री रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। वो डबल एंट्री कुछ ये है, क्योंकि अभी किसी भाई ने कहा कि सर यहाँ पे चार्ज हो रही है, और जिस साल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉग्नाइज की जाए या लायबिलिटी बढ़ने वाला अमल हो, तो डबल एंट्री क्या बनती थी, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट और टैक्स पेबल क्रेडिट। एम आई राइट? अब ये कितने वेरिएबल है इस जर्नल एंट्री में, 3। अगर इसमें से कोई 2 आपको बता दिए जाए तो क्या तीसरा बाय डिफॉल्ट कैन यू कैलकुलेट बैलेंसिंग फिगर से? 2 बता दिए, कैसे? देखिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई मेरे पास आज 6195 है, पहले से कितनी मौजूद थी, 5775 पहले से मौजूद थी। तो अब मुझे बढ़ा के 6195 करना है, जो कि मैं बैलेंस शीट पे दिखाऊंगा। आज की लायबिलिटी 6195, तो कितने से बढ़ा दूं, 420। ओके 420। अब ये जो टैक्स पेबल है ना, हाउ टू कैलकुलेट टैक्स पेबल, मुझे तो याद है जरा जरा कि हमने कहा था टैक्सेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। वी हैव टैक्स रेट एंड वी हैव टैक्सेबल प्रॉफिट एज वेल, आई थिंक सवाल में मौजूद है। अगर मैं एडजस्टमेंट की बीच की लाइन को जो मैं होल्ड कर गया था, टैक्सेबल प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 61,251 मिलियन, तो मेरे पास अगर टैक्सेबल प्रॉफिट मौजूद है, टैक्स रेट भी मौजूद है, तो मैं बड़ी आसानी से टैक्स पेबल को कैलकुलेट कर सकता हूं। क्या था, 61,251 था, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 35%। अगर पॉइंट में है तो राउंड कर दीजिएगा, मसला नहीं है। 2148, ठीक है, हाँ यही इसका मुझे हल्का हल्का याद है, 21438। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 21438।
टैक्स एक्सपेंस इन दोनों को प्लस करें, आपके बताएं। 21858, ओके 21858, ये हमने वर्किंग नंबर 5 की है जिसमें टैक्स की डबल एंट्री भी बना दी। इज दैट क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह सारी एडजस्टमेंट मैंने सॉल्व कर दी और अब मैं इस पोजीशन पे हूं कि सवाल को स्टार्ट करूं। सवाल में रिक्वायरमेंट नंबर ए पीएमएल की हमने बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा ही है। और उसके साथ एक और चीज है वो मैं खुद अलग से बनाऊंगा, उसमें खाली एक एडजस्टमेंट है वो भी 7 मिलियन की है जो कि हमें रीवैल्यूएशन सरप्लस हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ओसीआई नहीं लिख रहा हूं, ओसीआई को अलग से बनाऊंगा, राइट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, सबसे पहले ये बता देंगे इस सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर ए, और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सेल्स। सेल्स के बदले यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया इन्होंने? अच्छा, अब रेवेन्यू में भी एक मसला था, हमारे पास जो सवाल में रेवेन्यू मौजूद है वो 730 है और उसमें एक एडजस्टमेंट हमने की थी तो हमारी रेवेन्यू हो जाएगी 7,10,000 की। अगर आप यहाँ पे चाहें तो एक हेड, मैं यहाँ पे रेवेन्यू लिख रहा हूँ वर्किंग 2 में, आप इसमें वर्किंग 2 का रेफरेंस दे सकते हैं क्योंकि बोनस हमें रेवेन्यू पे निकालना था और बोनस के लिए मैंने रेवेन्यू को एडजस्ट किया था। तो आप चाहे तो यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं, कौन सी वर्किंग का? वर्किंग नंबर 2, और हमारी रेवेन्यू है 7,10,000 जो कि एडजस्टेड है और हकीकत में ये हम रुपीज इन 1000 में बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं रेवेन्यू में से क्या माइनस करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हैं। और इस सवाल में राइट नाउ हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो सवाल में एक बात थोड़ी सी मैं ये भी करूंगा, मैं हेड्स को हाईलाइट करता हुआ जाऊंगा ताकि आपको पता चलता रहे कि ये हेड हमारे हो गए। 511 500, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐसा ही एक काम करते हैं ना, इसको यहाँ ले आते हैं। ये आपके पास आ गया 511, ठीक है। हो सकता है इसमें एडजस्टमेंट आ जाती है, अगले सवाल में आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, तो हम एडजस्ट कर देंगे। राइट नाउ वी डोंट हैव एनी एडजस्टमेंट। तो कैन यू टेल मी ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 198। हाँ परपिचुअल, बेसिकली ये परपिचुअल ही है क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है। पीरियोडिक होगा तो वो हमने इसकी वर्किंग करनी होगी, लेकिन परपिचुअल में ये हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन हो लेकिन नीचे कोई एडजस्टमेंट दी जाए, वो अगले सवाल में आएगा। जी हाउ मच? श्योर 198,500। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम दो चीजें लेस करते हैं, क्या क्या? एडमिन एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सवाल में मार्केटिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है, आप ये टाइटल यूज कर लो। एडमिन में एक एडजस्टमेंट है, 80,900 में बोनस को ऐड करूंगा और ये तो एज इट इज जाएगा 31,500। तो एडमिन एक्सपेंस अब मैं चाहूं तो यही दिखा दूं, छोटी सी है कैलकुलेशन, कितना गिवन है? वैसे बेहतर होता है कि वर्किंग में दिखा दें क्योंकि कंपनी का सवाल है ना। जी बोले। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही है, आप हेड लिख सकते हैं, नहीं भी लिखो फिलहाल इतना मसला नहीं है, हेडिंग डाल दो। मैं बाय शायद मैंने कोई जल्दी में नहीं डाली, नॉर्मल में लिखता हूँ एडमिन और सेलिंग से पहले, और अगर नहीं भी लिखोगे तो इतनी बड़ी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। एडमिन एक्सपेंसेस कितने गिवन थे सवाल में? 80,900 गिवन थे। कितना डायरेक्टर का बोनस इसमें ऐड करना था? असल में ये कंपनी का सवाल है ना, तो मैं कोशिश करता हूं कि सारी चीजें नोट्स में दिखाऊं। इन दोनों को सम अप करें। 95,100, वेरी गुड। और ये आ गया कौन से एक्सपेंसेस? 95,100। तो ये बेसिकली अगर चले हम आसिफ भाई की बात को सामने रखते हुए,
यहाँ पे जो है वो एक खूबसूरत सी हेडिंग डाल देते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नहीं अभी इस समय ये ब्लैक से काम सही हो रहा है ना। और इसको खूबसूरत सा जो है वो अंडरलाइन कर देते हैं। अली भाई आपकी फरमाइश पे मैं OCI अलग पेन से बना दूंगा, बस पिंक कलर के पेन से। अच्छा भाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे हमारे पास एडमिन एक्सपेंस, और एडमिन एक्सपेंस की कौन सी वर्किंग की है मैंने अभी? हाउ मच? ये प्लस करना या माइनस? तो बस ये माइनस में दिखा दिया, ठीक है ना। वो इतना लेस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, सब ये माशाल्लाह आप इस लेवल पे सबको पता है क्या हो रहा है। ये लेस ब्रैकेट का मतलब ही माइनस है। दूसरा क्या है? मार्केटिंग। अब कभी लिखा होता है मार्केटिंग एक्सपेंस, कभी लिखा होता है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, कभी लिखा होता है सेलिंग एक्सपेंस, कुल्लू सेम। इसमें कोई एडजस्टमेंट थी? नो सर। 31,500। अच्छा अब ये दोनों माइनस करें और मुझे आंसर बताएं। हाँ EBIT या PBIT, लेकिन इसमें एक बात बता देता हूं मैं, हाउ मच? 71,900। अच्छा आपने इन दोनों को प्लस किया होगा शायद, ठीक है ना, ये माइनस करने थे इसमें से। अच्छा यहाँ हमारे भाई ने भी कहा कि EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मैं अक्सर कहता हूँ PBIT प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन कभी कभी इस सवाल में अदर इनकम भी होती है, तो फिर इसको लिखता हूँ मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर अदर इनकम को ऐड करके जो आंसर आता है उसको लिखते हैं फिर हम PBIT। राइट नाउ मेरे ख्याल सवाल में मैंने देखा था, यस वी डोंट हैव एनी अदर इनकम, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज PBIT प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब चूंकि ये PBIT है तो PBIT में पहले आई है या टी है? आई मतलब इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस का वर्ड है वो बहुत सारे अल्टरनेट वर्ड, कुछ लोग कहते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्जेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, मार्कअप, सब सेम है बट नॉट जायज, मतलब उसमें मैं ये नहीं बोलूंगा, ठीक है भाई। तो ये क्योंकि इंटरेस्ट क्यों हराम, अल्लाह बचाए सबको। तो बहरहाल अब ये जो इंटरेस्ट है ना, ये यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सपेंस के नाम से है 700। वैसे कभी कभी इसकी एडजस्टमेंट भी आती है, कुछ एक्रूड होता है। राइट नाउ ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो ये आप माइनस करेंगे तो आपके पास 71,200 आ जाएगा, जो कि आपका क्या कहलाएगा? यस PBT मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आखिरी स्टेप है इनकम स्टेटमेंट का। अब हमें क्या माइनस करना है इसमें से? टैक्स। और टैक्स की हम एक जर्नल एंट्री बना चुके जिसमें हमने टैक्स एक्सपेंस को डेबिट किया है 21,858। नहीं इसका नहीं लेंगे अब तो वो, क्योंकि फिर उसमें और भी मसले मसाइल हो सकते हैं ना, इसलिए यही नहीं अलग आएगा। और अक्सर मैंने आपको ये कुछ कैलकुलेशन के वक्त बताया भी था, ये डिफरेंट, क्योंकि कुछ परमानेंट डिफरेंस भी होते हैं, कुछ टेम्पररी डिफरेंस होते हैं, तो उसकी वजह से ये ऐसा होता है, ठीक है। तो बल्कि आपको याद होगा वो ACCF का सवाल भी मैंने वेरीफाई भी करवाया था, मैंने कहा था ये बुक में ऐसे था, मैंने चेंज किया था कि आप लोग परेशान नहीं हो, तो ये हो सकता है कोई टेंशन वाली बात। 21,858 21,858 क्या दिया भाई आपको? टैक्स। और ये हमने बाकायदा इसके लिए एक जर्नल एंट्री बनाई है, और वर्किंग नंबर 5 है ये, ठीक है 4 थी नहीं, जर्नल एंट्री की 5 थी ना। यस वो मैंने डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन की थी। अच्छा अब आप मुझे बताएं कि ये आपकी बॉटम लाइन आ गई है, जिसको मैं डबल अंडरलाइन करूंगा, ये आपकी PAT नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सब कह सकते हैं इसको, ये नेट प्रॉफिट है 49,342, राइट। अच्छा ये एक बात मैं बता दूं, अभी रिक्वायरमेंट 1 या रिक्वायरमेंट A मेरी सॉल्व नहीं हुई है, अभी एक पार्ट हुआ है, मैंने नीचे इसको हाईलाइट किया था और उसमें लिखा हुआ था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो हो गया, एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अब ये अलग से स्टेटमेंट बनेगी। और मैंने कहा था कि मैं यहाँ साइट में बना दूंगा, और हमारे अली भाई ने फरमाइश की थी कि सर मार्कर जो है ना, ये वाला सही है पर्पल, अली भाई ये लो वो होगी तो ज्यादा लगाएगा, ये तो हाईलाइटर आ गई है।
अच्छा वो हाईलाइटर आ गया था, ये है हमारे पास। दिस वन इज बेटर, खाली चलेगा। चले भाई, इसकी एक और रिक्वायरमेंट है और बड़ी आसान है ये। PML, अभी तो पुलिस हो गया। अच्छा भाई, हम एक और स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं PML की, और अब जो स्टेटमेंट बनाएंगे उस स्टेटमेंट का नाम क्या है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, राइट? PML statement of OCI. What is OCI? भाई इसकी स्पेस कम है, खाली कॉम्प लिख जाओ, समझ जाएंगे आप। फॉर द ईयर एंडेड, जो आपने लिखी 21,008, 2,18,000, नहीं 21,858। हाँ रुक जाओ एक मिनट, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होगा। ये कहां से स्टार्ट होगा? नेट प्रॉफिट कितना निकाला है? 49342। मेमन भाई को हम खुशामदीद कहते हैं क्लास में। 49342। बस एक एडजस्टमेंट है जो इस स्टेटमेंट से ताल्लुक रखती है, रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है ना? तो जो आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस था या गेन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट था, वो यहाँ चला जाएगा। वो कितना था? 7,000। इसका मतलब ये हुआ, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है नेट प्रॉफिट से पहले कहीं पर भी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ, ठीक है? और ये है 7,000, और इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा हाउ मच? ओके 56। ओके, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पहली रिक्वायरमेंट मुकम्मल हो गई। 56342। ओके, तो अली भाई अब सही है? अच्छा, तो ये लेस होती है, हाँ ठीक है। अच्छा भाई, ये अब हमारे पास रिक्वायरमेंट ए हो गई है। अब बी बड़ी आसान है। बी रिक्वायरमेंट हमारे लिए इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो हम ऑलरेडी जो है ना चीजें वर्किंग वगैरह कर चुके हैं, और इसमें हेड्स इतने ज्यादा है नहीं। देखिए रिक्वायरमेंट नंबर बी क्या लिखी हुई है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब जब मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की तरफ जा रहा हूं, तो इसमें हमारे पास PML स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नहीं इस तरह नहीं राना साहब, ये कंपनी का सवाल है, और कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जो इसके हेड्स होंगे उनके सेपरेट कॉलम बनते हैं। तो अभी मैं कॉलम स्केच तो नहीं कर रहा, क्योंकि अभी इतना स्पेस में टाइम नहीं है। मैं मतलब हेडिंग डाल दूंगा। नॉर्मली 5 चीजें बड़ी कॉमन है आपके लेवल पे, 5 चीजें, और मेरी नजर जो पड़ रही है वो इस सवाल में मुझे लग रहा है उन 5 में से 3 तो खिलाड़ी नजर आ रहे हैं मुझे। एक तो 2 तो लाजमी होंगे हर सवाल में, शेयर कैपिटल और, हाँ इसके बगैर तो कंपनी का सवाल चल ही नहीं सकता ना, ठीक है? तो आपके पास शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग, ये 2 चीजें तो होंगी। एडिशनल में शेयर प्रीमियम हो सकता है, जो कि इस सवाल में मौजूद नहीं है। मैंने देखा था ट्रायल बैलेंस में शेयर प्रीमियम नहीं है। सवाल में कोई जर्नल रिजर्व भी नहीं था, सरप्लस था नहीं, अब आ गया। तो अब जो इसके हेड्स है ना, देखिए एक तो आपने डिस्क्रिप्शन, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में जो आप वर्डिंग यूज करेंगे वो एक, फिर आपने बना दिया किसका कॉलम? शेयर कैपिटल। एक आपने बना दिया किसका कॉलम? शेयर प्रीमियम तो है ही नहीं, फिर किसका कॉलम? रिटेन अर्निंग, ठीक है? एक आपने कॉलम किसका बना देना है? जो इसमें वैल्यू एडिशन हुआ है, रीवैल्यूएशन सरप्लस।
और फिर एक कॉलम आपका किसका बनेगा, टोटल। इज दैट क्लियर? सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंसेस, और ये जो ओपनिंग बैलेंसेस है ना, ये आपको मिलेंगे सवाल से। सवाल में आपके पास शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 50 मिलियन है, और रिटेन अर्निंग का जुलाई 1 2012 में 11,600। तो अब आप देखिए खुद ही, आपको रिटेन अर्निंग का ओपनिंग नजर आ रहा है, हालांकि ट्रायल बैलेंस एंड का है, ठीक है ना। तो कितना ओपनिंग बैलेंस आ गया इसका, 50 मिलियन है वैसे 50,000, और इसका 11,000। श्योर? यस, यू आर राइट। सवाल में ओपनिंग बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में कोई पहले से सरप्लस मौजूद है, लाभ मौजूद। अच्छा, अब आपने कहा शुरू में कोई सरप्लस नहीं था, तो इसका टोटल आ गया 61,600। 61,600। उसके बाद हम जो प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट, कौन सा वाला प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बॉटम लाइन है, प्रॉफिट एंड लॉस की बॉटम लाइन 49,342, ये वाला प्रॉफिट, दिस वन, ये वाली बॉटम लाइन, दिस, ये नहीं उठा लेना क्योंकि ये 7,000 भी ऐड है इसमें, तो वो अलग से कॉलम में जाएगा, तो ये आपने ऐड किया। अच्छा, 49,342 टोटल लिखूंगा ना अभी, तो वो अलग से आएगा ना, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट वो तो अलग से है ना भाई, ठीक है। सरप्लस में कितना अमाउंट, पहले से कोई बैलेंस है तो वो ऊपर नजर आ रहा होता ओपनिंग पे, अब तो कुछ भी नहीं है। क्या इसने कोई डिविडेंड पे किया? नहीं। क्या कोई सरप्लस ट्रांसफर किया रिजर्व में? नहीं, वरना उसकी एडजस्टमेंट दिखा देते। अब मेरे पास कौन से बैलेंसेस आ जाएंगे, और ये एंडिंग बैलेंसेस इतनी आसानी मेरे लिए हो जाएगी कि मैं जब बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, तो ये एज इट इज एंडिंग बैलेंसेस शेयर होल्डर इक्विटी के उठ के चले जाएंगे जी। इन दोनों को प्लस कर दें, 60,942, ओके, और इन तीनों को सम अप कर दें, हाँ वैसे जरूरत है कर दूं, 1,00,000, ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कौन सी स्टेटमेंट बना दी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सही है, अच्छा भाई आगे आ जाए। रिटेनिंग से माइनस करते, बिल्कुल है, नहीं यहाँ शो करते, रिटेन अर्निंग के कॉलम से माइनस करते, रिटेन अर्निंग का बैलेंस कम रहता, यहाँ माइनस में दिखाता, उसकी अलग से लाइन बनाता रिटेन डिविडेंड की। ये इस सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर क्या थी, बी, और ये इस सवाल की दोनों रिक्वायरमेंट नंबर ए। अब सिर्फ क्या है रिक्वायरमेंट नंबर सी, सी में क्या बनानी है, बैलेंस शीट। वो रिजर्व बनाते ना तो रिटेन अर्निंग से माइनस करते और जनरल रिजर्व में ऐड करते, पीएमएल और मजा आ रहा है इसे लिखने में। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट एज ऑफ एज एट एज ऑन कुल्लू जाइस। अच्छा भाई, बैलेंस शीट में सबसे पहले एसेट, और एसेट में सबसे पहले नॉन करंट एसेट। अच्छा, नॉन करंट एसेट में यहां पे हम वर्ड यूज करेंगे पीपीई। व्हाट इज पीपीई? अच्छा, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसमें 4 एसेट्स हैं, तो अब उसकी मुझे छोटी सी क्या करनी पड़ेगी,
वर्किंग करनी पड़ेगी, एक छोटा सा स्केड्यूल बनाना पड़ेगा और उस स्केड्यूल के लिए मुझे जाना पड़ेगा वर्किंग वाले पेज पे। ये रहा वर्किंग वाला पेज और इसमें वर्किंग 7 मुझे ऐड करनी पड़ेगी और जो वर्किंग 7 होगी वो एक मैं शेड्यूल बना रहा हूं और उसका नाम लिख रहा हूं नॉन करंट एसेट स्केड्यूल। और ये स्केड्यूल बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी इस साल का डेप्रिसिएशन इनकॉर्पोरेट करके दिया जा चुका है। 1 2 3 4 दिखा सकते नहीं यार, ये कंपनी की है ना, तो वो नोट्स टू द अकाउंट्स पे इसकी वो वर्किंग होती है, वहां से पीपी आता है, ठीक है ना। लैंड नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2 और सवाल में हमारे पास लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और फर्नीचर, राइट। हाँ बस प्लांट लिख दो, अभी स्पेस थोड़ा सा बचाना है, और फर्नीचर। अच्छा अब हमारे पास कॉस्ट चारों की मौजूद है, हाँ वो तो करते हैं अभी। 13 47 60 13 47 60 और 34 500 था शायद, यही था। ओके 34 500। अब एक नहीं, अब एक कॉलम और आएगा। नहीं नहीं भाई, रिवैल्यूएशन सरप्लस, इसमें हुआ है 2000, इसमें हुआ है 5000 और इसमें हुआ है 0 और इसमें हुआ है 0। अब मैं माइनस करूंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और वो जो हमें बैलेंस दिए वो खुद ही एडजस्टेड है, वो एंडिंग है, वरना पहले ओपनिंग लिखता, फिर इस साल का कैलकुलेट करता, फिर एंडिंग लाता, फिर वो माइनस करके बुक वैल्यू आती। अभी डायरेक्ट बुक वैल्यूज आ जाएंगी क्योंकि हमारे पास अच्छा लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, पता है ना जी। नोट्स ही मेरे भाई मेमन भाई, ये ऊपर देखो खूबसूरत सी हेडिंग क्या लिखी है, नोट्स टू द अकाउंट्स, राइट। तो अच्छा अब जरा इधर आ जाए, ये बुक वैल्यू से मैं लिखूंगा, पहले मुझे एक्यूमुलेटेड तीनों के डेप्रिसिएशन बता दें। इसका है 20,000, 25,000 और 8,000, सही है। अब इधर देखिएगा, इसका है एक्यूमुलेटेड 20,000 और 25,000 और 8,000। अगर आप थोड़ा सा प्रेजेंट इस तरह करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये माइनस हो रहे, तो 13 और 2 कितने हो जाएंगे, क्योंकि वो प्लस हो रहा है, तो ये हो गया 15,000। ओहो स्क्रीन बंद हो गई है, एक मिनट, आप लोग ने घबराना नहीं है। ये स्क्रीन दोबारा हमने शेयर कर दी है और यस अल्हम्दुलिल्लाह। इधर आ जाए बुक वैल्यूज, 13 + 2 = कितना हो जाएगा, 15,000, ठीक है। और अब इधर देखिए 47 और 5 52 -20 32, वही तो वैल्यू है जो फाइनल वैल्यू हो गई है मार्केट में। अब इसका बता दे जरा, प्लांट कितने का था, 35 26। अब इन चारों को प्लस कर दें, $108 श्योर, $108,500। ये कौन सी फाइल है? आज कोई नमाज नहीं नहीं, ईशा की नमाज पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। 108,500, ठीक है भाई। अब आ जाए, हम बैलेंस शीट बना रहे थे और बैलेंस शीट पे हमने एक वर्किंग की है, वर्किंग नंबर कौन सी की है, 7, और उस वर्किंग 7 से हमने कैलकुलेट किया 108,500 और 1000 रुपीज इन
अब कौन सा एसेट आएंगे? करंट एसेट। इस सवाल में एक तो इन्वेंट्री है, एक ट्रेड रिसीवेबल है और एक कैश, बस बाकी इसमें कोई प्रीपेड नहीं था, इसके अलावा कोई करंट एसेट में कोई भी चीज नहीं है। तो कैश आखिर में आता है, उससे पहले रिसीवेबल और उससे पहले इन्वेंट्री। हाँ, आपके पास यहाँ पे इन्वेंट्री है, ये लैंड और बिल्डिंग भी हमने कर दिया, फर्नीचर भी हो गया, प्लांट हो गया, ये सारे हेड्स हो गए ना। अच्छा, इन्वेंट्री है 29,700, 29,700 और ट्रेड रिसीवेबल है हमारे पास 68200, 68200। इसके बाद हमारे पास बैंक करंट अकाउंट पॉजिटिव है 18275। बैंक अकाउंट डायरेक्ट कैश, हाँ डायरेक्ट बैंक की लिखनी। हाँ, क्या है बैंक का अमाउंट? क्या है? 18275। एनीथिंग एल्स? नो। अब जरा करंट एसेट को भी प्लस कर दो। ये मैंने बॉक्स बनाया और इसका फाइनल आंसर 11715। ओके, अब इन दोनों को प्लस कर दो, करंट और नॉन करंट को। 24,224,224। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड मुकम्मल हो गई। 224, इसको कहते हैं टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये बात तो आप सबको पता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस हमने सारी की सारी कहाँ शो की है? प्रॉफिट एंड लॉस। एसेट्स, इक्विटी और लायबिलिटी कहाँ चली जाती है? बैलेंस शीट। तो अब आपकी अगली हेडिंग आएगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहले आएगी इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी। तो शेयर होल्डर इक्विटी में मेरे पास जो हेड्स हैं वो ऑलरेडी मैं चेंजेस इन इक्विटी बना चुका हूं, तो मुझे टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जब मैंने शेयर होल्डर इक्विटी की रिक्वायरमेंट सॉल्व की थी तो मेरे पास जितने भी शेयर होल्डर इक्विटी के हेड्स हैं, 3 हेड थे अगर आपको याद हो। नंबर 1 शेयर कैपिटल, नंबर 2 रिटेन अर्निंग एंड नंबर 3 रीवैल्यूएशन सरप्लस। क्या तीनों के एंडिंग बैलेंस मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं? तो फिर आपने कुछ भी नहीं सोचना और आपने डायरेक्ट जो फाइनल वैल्यूएशन है वो यहाँ पे लिख देनी है। 2 तो मुझे याद है कि 50,000 रुपये शेयर कैपिटल था और हमारे पास जो यहाँ पे सरप्लस है वो 7,000 था, ऐसे ही है। ये मैंने दिया 50,000 शेयर कैपिटल और ये रही इसकी स्टेटमेंट, कहाँ गई? यस, 60942, 60 और 7,000 और इसका सम अप भी किया हुआ था हमने 117,942। एम आई राइट? तो ये अल्हम्दुलिल्लाह चौथी विकेट भी गिर गई है, 1 विकेट रह गई है। आखिरी विकेट किसकी गिरानी है? लायबिलिटी की, ठीक है ना। 4 विकेट गिरा चुके हैं। रेवेन्यू और एक्सपेंस की विकेट कहाँ गिराई थी? प्रॉफिट एंड लॉस पे। एसेट और इक्विटी की विकेट गिरा चुके हैं। आखिरी विकेट है लायबिलिटी। लायबिलिटी में पहले कौन सी आती है? नॉन करंट और उसके बाद करंट। इस सवाल में बिल्कुल हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज है और जो नॉन करंट लायबिलिटीज है वो है डेफर्ड टैक्स। क्या है? मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही लायबिलिटी है बस, डेफर्ड टैक्स ही है, क्योंकि हमारे पास ट्रायल बैलेंस में यस पहले से डेफर्ड टैक्स था 5775। अब हमारा डेफर्ड टैक्स जो है ना
वो चेंज हो चुका है और वो हमारे पास मैंने एक वर्किंग 4 पे 6195 आज की लायबिलिटी 6195 और ये आपके पास वर्किंग नंबर 4। अब कौन सी लायबिलिटी आएगी? करंट लायबिलिटी में एक तो वो बोनस था, ठीक है, एक एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, उसके अंदर भी ऐड हो जाएगा आपका अमाउंट। तो 50,000 लिख दूं यहाँ पे, पहले से कितना मौजूद है? 30। वर्किंग करने की जरूरत तो नहीं है, सबको पता है ना। ट्रायल बैलेंस में कितना एडवांस है? 30,000। और वो पहली एडजस्टमेंट में कितना मजीद एडवांस गलत जगह पे क्रेडिट हुआ था, उसको रिवर्स किया तो 50 हो गया। ट्रेड पेबल आखिरी हेड जो हाईलाइट नहीं हुआ वो कितना है? 14,900। और एक और लायबिलिटी है टैक्स पेबल, एक और लायबिलिटी है डायरेक्टर बोनस। ट्रेड पेबल कितना है? ट्रेड पेबल 14900। अच्छा, वो जो प्रोविजन फॉर बोनस डायरेक्टर का वो कितना था? 14,200। टैक्स पेबल करंट ईयर का टैक्स, करंट लायबिलिटी, टैक्स पेबल करंट लायबिलिटी होता है, पता है ना? वो था आपके पास 21,438 राना साहब, 420 तो वहां ऐड हो गए डेफर्ड टैक्स में। 21,438 वर्किंग 5 21 एनीथिंग एल्स? अब एक काम करें, पहले तो मुझे सिर्फ करंट लायबिलिटी का एक टोटल बताएं, करंट लायबिलिटी का जी। 106 श्योर? हाँ 100। अच्छा, ये कौन सी लायबिलिटी का टोटल है? अच्छा, ऊपर नॉन करंट नजर आ रही है, इन दोनों को प्लस करो तो कौन सी लायबिलिटी आ जाएगी? टोटल। आखिरी लायबिलिटी भी विकेट गिर जाएगी। टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई? 106,733 और उसमें प्लस कर दो जरा, इन दोनों को प्लस करें जी। और ऊपर कितना आ रहा था? क्या हमारे टोटल एसेट 224675 है? यस, तो टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। असल में स्टूडेंट्स, इस सवाल को सॉल्व करने का मेरा एक मकसद तो ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस सवाल में ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है ना IAS 1 की, वो हमारी कवर हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि इस सवाल में हमारे पास एडजस्टमेंट्स भी हमने देखी और हमने वे भी सीख लिया। अब मैं इसको अगर सीक्वेंस में कर दूं ना, देखिए जब ये फाइल आपको मैं शेयर करूंगा, पहले पेज पे तो ये जो मैंने पढ़ाया था ये, सेकंड पेज पे ये क्वेश्चन आ रहा होगा, थर्ड पेज पे आपकी आनी चाहिए सबसे पहले इसकी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से सवाल की, तो ये इनकम स्टेटमेंट और उसके बाद चेंजेस इन इक्विटी, उसके बाद और फिर आखिर में नोट्स टू द अकाउंट्स। तो ये देखें, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था ये, उसके नेक्स्ट पेज पे ये क्वेश्चन आ रहा होगा, अगले पेज पे ये दोनों स्टेटमेंट बनी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस और ये ए रिक्वायरमेंट नंबर ए है, उसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर बी थी, देन रिक्वायरमेंट नंबर सी, देन इसके वर्किंग नोट्स। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक सवाल जिसको हमने, मैं समझता हूँ कि कमोबेश 1.25 से 1.5 घंटे में किया है, ठीक है ना। तकरीबन 7 बज के कुछ 3, 4, 5 मिनट हो गए थे हमें क्लास कनेक्ट करते करते, और अभी 1.5 घंटा तो नहीं हुआ, लेकिन शुरू में मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है, चीजें समझाई हैं, फिर मैं इस तरफ गया हूँ। ऑन एवरेज 1.25 घंटा शायद ने लगाया, और चूंकि आपको कॉन्सेप्ट देने थे, चीजें एक्सप्लेन करनी थी। अब मैं एक सवाल जब ये फॉर्मेट से करवा देता हूँ ना, फिर मैं अगले सवालात पे सिर्फ ये करता हूँ कि एडजस्टमेंट सारी सॉल्व कर दूंगा और आपको मैं सोल्यूशन दे दूंगा। मैंने सॉल्व किए हुए अपने, मेरे प्रिंट आउट सोल्यूशन अपने बने हुए भी हैं, कुछ में ICMA के डायरेक्ट सोल्यूशन भी आपको दे दूंगा, ताकि आप जब चीजें सॉल्व हो जाए तो फिर पुट करना तो इशू नहीं है, सेल आ जाए जब, हाँ इतना फेवर जरूर शायद दे दूं, कहीं पे अगर कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है तो वो भी निकाल के दिखा दूं,
हाउ टू कैलकुलेट एडजस्टमेंट्स असल है। और इस सवाल को करवाने से ये जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे हेड्स नजर आ रहे हैं, जब हम तकरीबन 1.5 घंटे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने कहा था मैं पहला सवाल जो इंशाल्लाह करवाऊंगा उस पर आप देखें, हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनाई, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाया, स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी बनाया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बनाई, और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो चूंकि वो तो अलग से टॉपिक पढ़ना है, बाकी हमने नोट्स टू द अकाउंट भी बनाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉम्प्रिहेंसिव सवाल था एंड आई लाइक दिस क्वेश्चन वेरी मच बिकॉज इसमें काफी कॉन्सेप्ट इसमें इसके कवर हो जाते हैं। तकरीबन अभी 8:30 बज रहे हैं, तो हम एक काम ये करते हैं कि ईशा की नमाज अदा कर लेते हैं इंशाल्लाह, और 15-20 मिनट के बाद दोबारा हम आते हैं और तकरीबन 9:30 तक हम पढ़ेंगे। और उसमें जो है ना मेरा प्लान ये है कि अगली जो मैं अब आपको आफ्टर नमाज इसी रिकॉर्डिंग को मैं पोस्ट करके जाऊंगा, स्टॉप नहीं करूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास आज एक बेनिफिट ये है कि सिंगल यूजर पे अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग डिस्कनेक्ट नहीं हो रही अनलेस एंड अनटिल नेट प्रॉब्लम ना करे। तो मैं अगली रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह आप लोगों को एक और सवाल जिसमें एडजस्टमेंट से वो इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। और मैंने कहा था मेरी पूरी कोशिश है, जिस तरह मैंने हेड ऑफिस मॉर्निंग में इस टॉपिक को चलाया है, तो वहां पहले दिन मैंने ये पूरा सवाल करवाया था, और क्वेश्चन 2 जब मैंने करवाया, क्वेश्चन 1 था तो क्वेश्चन 2 की सिर्फ एडजस्टमेंट मैंने रिकॉर्ड कर दी थी, बाकी मैंने पूरा सोल्यूशन उनको भेज दिया था, वो आपको भी दे दूंगा। अगला सवाल जो है ना बड़ा अच्छा है और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट्स है, बड़ा मजा आएगा आपको इंशाल्लाह। तो हम नमाज ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन आफ्टर द नमाज ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। इससे पहले हमने कॉम्प्रिहेंसिवली ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जिसमें हमारे पास ट्रायल बैलेंस और 5 एडजस्टमेंट थी और 3 रिक्वायरमेंट थी। हकीकत में उसमें 5 चीजें शामिल हो गई थी। 3 रिक्वायरमेंट तो आपको नजर आ रही है, उसके अंदर चौथी रिक्वायरमेंट भी थी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और फिर उसके अंदर नोट्स टू द अकाउंट्स। तो इसको हमने यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ OCI, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और ये नोट्स टू द अकाउंट्स यानी वर्किंग। अब चूंकि मैं पैटर्न आपको बता चुका हूँ, माशाल्लाह आप जिस लेवल पे है ये लेवल आप लोगों को ये चीजें बड़ी कॉमन है कि हाउ टू प्रेजेंट, मतलब ये बार बार आपको मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज को याद दिलाया जाए। आपको पता है कि सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल GP लेस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू PBIT लेस इंटरेस्ट लेस टैक्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। कोई बैलेंस शीट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करूंगा इस सवाल को डिस्कस करने से पहले कि हमने अभी जब नमाज ब्रेक से पहले एक सवाल सॉल्व किया जिसका PML नाम था, उसमें OCI मांगा था उसने। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर वो OCI नहीं मांगता तो क्या हमारा सवाल सॉल्व नहीं हो सकता था? हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देखिए यहाँ दिखाता हूँ, अगर ये OCI में नहीं बनाता, अगर ये OCI में नहीं बनाता तो कोई मसला नहीं है, फिर आप बोलते कि सर आप इसका इम्पैक्ट यहाँ दिखा रहे होते कहाँ पे, चेंजेस इन, अगर ये भी रिक्वायर्ड नहीं होता, बिल्कुल पॉसिबल था, तो भी मसला नहीं था मेरे भाई। ये जो सरप्लस है ना, ये अल्टीमेटली बैलेंस शीट आइटम है, तो वैसे भी ये बैलेंस शीट पे जाना ही जाना है। ये रहा 7,000। तो और ये जो रिटेन अर्निंग है, इसमें ओपनिंग रिटेन अर्निंग में इस साल का प्रॉफिट वैसे भी ऐड करके दिखाना था, तो हम वर्किंग में ऐड कर लेते। तो ये बात इसलिए कर रहा हूं, मैं अगले सवाल पे जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें भी आपके इत्तेफाक से 2 ही एसेट रीवैल्यूड हुए और इंशाल्लाह दोनों जगह आपको सरप्लस भी नजर आएगा, लेकिन वहां पे उसने OCI आपसे रिक्वायर्ड और वहां पे उसने चेंजेस इन इक्विटी भी आपसे रिक्वायर्ड। सिर्फ 2 चीजें मांगी, 20 नंबर का सवाल, और ये सवाल आपकी स्क्रीन पे 2013 जून 30 इसका भी ट्रायल बैलेंस है। अच्छा, इसमें देखिए ये आपके पास हेड्स मौजूद है और उसके बाद नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 और नोट नंबर 3। तो कितने हेड्स आपके पास मौजूद है? 3। ये 3 नोट जो है ना, इसने बड़ा अच्छा काम किया इस सवाल में। ये ज्यादातर ACCA में ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है। जब आप ACCA F7 के या
कहीं से फाइनल अकाउंट पढ़े तो वहां ट्रायल बैलेंस पे ना नोट का रेफरेंस दिया जाता है। जैसे इसने बता दिया नोट 1, यहाँ इसने बता दिया नोट 2, और यहाँ से इसने बता दिया नोट 3। ये नोट 2 कोई मोबाइल नहीं है, ये नोट 2 जो है ना नीचे एडजस्टमेंट नंबर 2 की तरफ इशारा है। नोट 3 जो है एडजस्टमेंट नंबर 3 की तरफ इशारा है, और नोट 1 जो है एडजस्टमेंट नंबर 1 की तरफ इशारा है। ये नोट 1 जो है ना ये इन्वेंट्री का है, IS2 आप लोग पढ़ के आ गए। नोट 3 जो है ना लैंड एंड बिल्डिंग का है, IS16 आप लोग पढ़ के आ गए। नोट 2 जो है ना इनकम टैक्स का है, डेफर्ड टैक्स आप लोग पढ़ के आ गए। और देखिए वही रिवीजन हो रहा है, 3 एडजस्टमेंट है। ये पहली एडजस्टमेंट इन्वेंट्री है, दूसरी एडजस्टमेंट टैक्स की है, और तीसरी एडजस्टमेंट पीपी की है। रिक्वायरमेंट प्रीपेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रीपेयर OCI, वी आर आल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू प्रीपेयर चेंज इन इक्विटी। ना मैं इस सवाल में ये चीजें बनाऊंगा, हाँ मैंने सॉल्व किया हुआ है पिछले 1-2 सेशन में कहीं पढ़ाते हुए, वो सोल्यूशन है मेरे पास, वो मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अटैच कर दूंगा इसके साथ। लेकिन मैं खास तौर पे जो यहाँ जरूरी है इस सवाल की वर्किंग, 3 एडजस्टमेंट है। पहली एडजस्टमेंट का आगाज IS2 से होता है इस सवाल में, और IS2 यू नो वेरी वेल किससे रिलेट करता है, इन्वेंट्री से, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जिसकी हम वर्किंग करने जा रहे हैं। और रुपीज इन, इस पे भी आई गेस 1000 में बात हो रही है, यस, बल्कि सॉरी रुपीज इन मिलियन। तो यहाँ हम लिख देते वंस कि हम जो भी बात करेंगे वो हम रुपीज इन मिलियन। तीसरी बात कि एक नजर पहले क्विक ट्रायल बैलेंस को देख लें। वैसे तो मैं आपको बता भी दूंगा, सवाल कई दफा मैंने ये सॉल्व किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो आई नो कि इसमें क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस relates to MS Higher Flash, a limited company as on June 30, 2013. Land and building at valuation. अच्छा, ये जो at valuation लिखा हुआ है ना, इसका एक मतलब तो ये भी है कि ये हर साल इसकी डिवैल्यूएशन करते। और लैंड और बिल्डिंग में 2 एलिमेंट है, एंड लिखा हुआ है, एक एलिमेंट है लैंड का और दूसरा एलिमेंट है। अब यहाँ एक मसला और है, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती लेकिन बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है। एक मसला और है कि हमें इन्होंने लमसम अमाउंट दिए 130। अब इस 130 को देख के फिलहाल अनलेस एंड अनटिल अगर मुझे कोई फर्दर इन्फो नहीं दी जाए तो मैं ये नहीं देख सकता कि इसमें लैंड का एलिमेंट कितना है और बिल्डिंग का एलिमेंट। लेकिन चूंकि नोट 3 हमारे पास एक सहारा मौजूद है, वहां इन्होंने बताया है, फिलहाल तो आप भूल जाए। एट वैल्यूएशन, इन्होंने इसकी वैल्यूएशन कुछ इस तरह रखी है कि इस ट्रायल बैलेंस में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर नहीं आएगा बिल्डिंग का। पिछले सवाल में क्या था, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, याद है आपको। और 3 एसेट के क्या मौजूद थे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहाँ पे अगला एसेट प्लांट तो है और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हाजा मौजूद, लेकिन क्या लैंड तो चलो डेप्रिशिएट नहीं होती, क्या बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है। लेकिन इन्होंने डेप्रिसिएशन नहीं दिया, तो इसका मतलब है ये नेट वैल्यूएशन पे रखते हैं। एक एंट्री ये भी हो सकती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट, डायरेक्ट आप एसेट को भी क्रेडिट, तो वहां पे फिर कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं होती। एक तो ये बात है जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सवाल में। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट का इस सवाल में सिर्फ इतना इंपैक्ट है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड पे आ रही है। अब ये इन्वेस्टमेंट के साथ साथ मुझे इन्वेस्टमेंट इनकम भी मिल रही है, तो इसका मतलब है ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ये मुझे लग रहा है कि मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तभी तो मुझे इस पे इंटरेस्ट भी मिल रहा है या इन्वेस्टमेंट इनकम मिल रही है। तो बेहतर ये है कि इसको कौन सा एसेट माना जाए, नॉन करंट एसेट। इसको नॉन करंट एसेट पे बैलेंस शीट पे दिखा देना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बाद। उसके बाद आ जाए, बस इसका और कोई काम नहीं है पूरे सवाल में। इन्वेस्टमेंट इनकम, दिस इज आई, दिस इज नॉट PTI, दिस इज आई, मतलब इन्वेस्टमेंट इनकम। अदर इनकम है, डेप्रिसिएशन की मैं वर्किंग करूंगा, आप टेंशन नहीं लें, ठीक है, पूरी एक वर्किंग समझाऊंगा अभी। कॉस्ट ऑफ सेल्स डायरेक्ट मौजूद है, लेकिन इस सवाल में कॉस्ट ऑफ सेल्स में 2 या 3 एडजस्टमेंट है। इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट भी है और डेप्रिसिएशन भी का है, कुछ पार्ट जो है ना वो कॉस्ट ऑफ सेल्स को चार्ज करने, ठीक है।
डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में इस सवाल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज आप पीएनएल पे ले जाओगे। एडमिन में इस सवाल में प्लांट का या शायद बिल्डिंग का कुछ पोर्शन है, 1/3 शायद, वो चार्ज करना है एडमिन को, तो वो आप चार्ज कर देंगे, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट की सवाल में कोई एडजस्टमेंट नहीं, एज इट इज जाएगा। इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट है, अच्छी एडजस्टमेंट है। इनकम टैक्स जो है ना, ये इसमें बड़ा टेक्निकल मामला है। ये असल में एक बात मैं आपको याद दिलाऊं, अगर आपने डेफर्ड टैक्स का लेक्चर रिवाइज किया है तो मैंने डेफर्ड टैक्स जब पढ़ाया था ना, एक सवाल था फहद लिमिटेड, जिसमें 3 सिचुएशन थी। हम जो टैक्स पिछले साल एस्टिमेट करते हैं उसको अगले साल पे करते हैं, तो टैक्स हमारा एक्चुअल नहीं होता, एस्टिमेटेड होता है, प्रोविजन होता है। हम जो टैक्स एस्टिमेट करते हैं गवर्नमेंट वो भी एक्सेप्ट कर सकती है, वो हमारा अंडर भी हो सकता है, और तो यहाँ पे बेसिकली ये अंडर या ओवर की कहानी है। या पैराग्राफ पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, कि ये पिछले साल क्या हुआ था। ट्रेड रिसीवेबल स्ट्रेट है, इस सवाल में कुछ भी नहीं करना। रेवेन्यू स्ट्रेट है, कुछ भी नहीं करना। शेयर कैपिटल है, ये स्ट्रेट है, कुछ नहीं करना। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस है, इस साल का प्रॉफिट निकाल के लाओगे वो ऐड कर देना। ट्रेड पेबल नॉर्मल है, डायरेक्ट जाएगा। रीवैल्यूएशन रिजर्व कहते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस को। रीवैल्यूएशन रिजर्व किसको बोलते हैं? पहले से भी मौजूद है और इस साल मजीद भी आएगा, इस पे नीचे है एडजस्टमेंट, दोनों ऐड करके कहां ले जाओगे? बैलेंस शीट पे। डेफर्ड टैक्स पहले से मौजूद है 5 मिलियन। अच्छा, इसमें जो एडजस्टमेंट है ना, उसमें इस दफा डेफर्ड टैक्स पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। टैक्स में अंडर ओवर प्रोविजन का इंपैक्ट है, तो डेफर्ड टैक्स एज इट इज चला जाएगा बैलेंस शीट पे लायबिलिटी। बैंक रनिंग फाइनेंस से अब ये डेबिट में नहीं आ रहा, तो रनिंग फाइनेंस तो आपका माइनस पे जा सकता है। ये ओवरड्राफ्ट है, दिस इज योर करंट लायबिलिटी। तो जो हेड्स हमने खास तौर पे डिस्कस करने हैं वो 3 हैं। सबसे पहले चलते हैं नोट 1। जरा ऊपर देखिए, इन्वेंट्री कितने की मौजूद है? 36 मिलियन। मैं पहली एडजस्टमेंट जो यहाँ करने जाऊंगा, और वर्किंग जो मैं करने जा रहा हूँ, कंपनी का नाम MS हायर फ्लैट्स, हायर फ्लायर्स। लिमिटेड कंपनी। अच्छा, हम इसके से वर्किंग नोट्स बना रहे। IS2 याद है? IS2 के मुताबिक क्या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया होता है इन्वेंट्री का? लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। अब जरा आप देखिए, इसमें इन्वेंट्री जो ट्रायल बैलेंस में हाजा मौजूद वो है 36 मिलियन। नजर आ रहा है सबको? कितना मौजूद है इन्वेंट्री एज ऑन जून 30? एंडिंग इन्वेंट्री नोट 1 फरमाते हैं इन्वेंट्री के बारे में, कंपनी इज इंगेज इन सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स यूनिलीवर एंड हैज हंड्रेड्स ऑफ गुड्स इन इन्वेंट्री। कितनी सारी गुड्स है यूनिलीवर की? हंड्रेड्स ऑफ गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है। ड्यूरिंग द ईयर मैनेजमेंट डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू सम गुड्स ड्यू टू हल्की मूवमेंट, स्लो मूवमेंट। कुछ प्रोडक्ट्स आपकी ऐसी होती है जो सीजनल होती है, जिनकी मूवमेंट बहुत स्लो होती है, जिसकी वजह से होल्डिंग कॉस्ट आ रही होती है। They decide to discontinue some goods due to slow movement. The value of these goods is ₹3 million and included in ending inventory. मतलब क्या हुआ? 36 मिलियन में 3 मिलियन की वो इन्वेंट्री हाजा मौजूद जिसकी मूवमेंट बड़ी स्लो है। Now management decided to discontinue this product. Now आगे क्या कहते हैं? Management is trying to sell these goods but did not receive any good offer. Best price that has been offered rupees 1.2 million. Absolutely right. किसी ने कहा कि सर NRV, yes, estimated selling price। बस अब इसका मतलब है 1.8 मिलियन का आपका NRV लॉस है।
1.8 मिलियन का आपका एनआरवी लॉस है। आपकी 36 मिलियन में एक इन्वेंट्री हाजा मौजूद और वो इन्वेंट्री 3 मिलियन की है। उसकी मैनेजमेंट ने जब मार्केट चेक की तो बेस्ट प्राइस जो उसकी मिल सकती है ना, वो कितनी मिल सकती है? 1.2। अगर मैं ये कहूं वो 3 मिलियन वाली इन्वेंट्री 1.8 मिलियन से ओवर स्टेट हो रही है, एम आई राइट? उसकी कॉस्ट तो 3 मिलियन है लेकिन एनआरवी 1. तो कितना एनआरवी लॉस है? अब मुझे इन्वेंट्री को 1.8 से बढ़ाना है या 1.8 से कम करना है? रिटर्न डाउन करना है, कम करना है? इन्वेंट्री ओवर स्टेट हुई है, इन्वेंट्री कम करूंगा ना कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री जितनी कम माइनस होगी कॉस्ट उतनी ज्यादा आएगी। अब आप देखिए मैं सिर्फ कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक छोटी सी वर्किंग करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई हम वर्किंग 1 करने जा रहे हैं और ये हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं किसके लिए? एंडिंग इन्वेंट्री। और मैंने ये कहा कि भाई मेरे पास एंडिंग इन्वेंट्री गिवन है सवाल में 36 मिलियन, एम आई राइट? ऊपर हम लिख चुके हैं कि हम बात कर रहे हैं रुपीज इन मिलियन में। फिर हमने कहा कि एक मेरे पास एनआरवी लॉस आया है और वो लॉस कैसे आ रहा है मैं यहाँ ब्रैकेट में दिखा देता हूँ। एक 36 में कितने मिलियन की इन्वेंट्री मौजूद है और उसको मार्केट कितने में कबूल कर रही है, तो उसमें कितनी एक्सेस वैल्यूएशन हो रही है, दिस इज माय एनआरवी लॉस। जब इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाए 34.2, एम आई राइट? ये जो 34.2 है ना, ये मेरी अब एंडिंग इन्वेंट्री है जो कि मैं कहाँ शो करूंगा? बैलेंस शीट पे। लेकिन एक मसला है कि सर ट्रायल बैलेंस पे तो आ रही है 36, हाँ, और आप कह रहे हैं कि सर आप बैलेंस शीट पे लेके जाओ 34.2, तो सर हमारी बैलेंस शीट तो बैलेंस नहीं आएगी। तो उसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या बनेगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और 1.8 से जो आपका एनआरवी लॉस है, एक्सपेंस है, वो आपकी कीमत को बढ़ा देगा और किसको कम कर देगा? एंडिंग इन्वेंट्री क्रेडिट। एज अ रिजल्ट एडजस्टिंग एंट्री के बाद अब आपके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी? 34.2 और आपकी बैलेंस शीट भी बैलेंस आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें ना, मैंने पिछले सवाल में एक बात बोली थी कि मैंने एक एडजस्टमेंट में वहां एक ही लोकेशन के 2 हेड छेड़े थे, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल्स हेड कौन सी साइड पे मौजूद है? डेबिट साइड पे। और इन्वेंट्री भी कौन सी साइड पे मौजूद है? डेबिट साइड पे। तो एक हेड को मैंने बढ़ा दिया और दूसरे हेड को मैंने, यानी 125 कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितना एनआरवी लॉस ऐड हो जाएगा और इन्वेंट्री 36 में से कितनी इन्वेंट्री कम हो जाएगी? स्टिल इस एडजस्टमेंट के बाद आपका ट्रायल बैलेंस 527 पे ही बैलेंस रहेगा, लेकिन डेबिट साइड का एक हेड जो कि एक्सपेंस से बढ़ जाएगा और एक हेड जो कि एसेट है, दोनों की नेचर डेबिट होती है, एसेट की भी और एक्सपेंस की भी। एक को हमने बढ़ाया एक्सपेंस को और एक को हमने कम किया एसेट को। तो यूं हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली एडजस्टमेंट अपने इख्तिताम को पहुंची। अब चलते हैं दूसरी एडजस्टमेंट की तरफ जिसका ताल्लुक नोट 2 से है और ये है टैक्स की एडजस्टमेंट। और मैंने आपको अभी ट्रायल बैलेंस पढ़ते हुए बता दिया था कि डेफर्ड टैक्स में कोई मूवमेंट नहीं है। डेफर्ड टैक्स जो 5 मिलियन आ रहा है सेकंड लास्ट हेड, ये एज इट इज बैलेंस शीट पे लायबिलिटी चली जाएगी। ये जो टैक्स आपके पास क्रेडिट साइड पे आ रहा है, अगर आप इसको देखें 6.5 मिलियन, असल में ये क्रेडिट का मतलब है लायबिलिटी पेएबल। ये असल में सीन ये हुआ है, अभी एडजस्टमेंट पढ़ूंगा तो आपको सीन क्लियर हो जाएगा। मैं बिफोर रीडिंग एडजस्टमेंट आपको क्लियर कर दूं। 6.5 मिलियन का टैक्स पिछले साल आपने ओवर प्रोविजन बना दिया था। यानी एक मिसाल देता हूं कि आपने अगर पिछले साल 90 मिलियन का टैक्स प्रोविजन बनाया होगा तो गवर्नमेंट ने आपसे 83.5 मिलियन का टैक्स मांगा होगा। प्रोविजन बनाते हुए लायबिलिटी कितने क्रेडिट, ये एज्यूम कर रहा हूं, कोई भी वैल्यू उठा लो, 20 मिलियन उठा लो, 20 मिलियन की लायबिलिटी बना दी होगी तो गवर्नमेंट ने 13.5 मिलियन मांग लिए होंगे। 10 मिलियन बना दिया था गवर्नमेंट ने 3.5 मिलियन, मतलब 6.5 से ऊपर की अमाउंट लो
और वो एडजस्ट करके बोलो कि गवर्नमेंट ने इतने मांगे होंगे। हम पेबल ज्यादा दिखा कर आए थे, गवर्नमेंट ने मांगा था कम। तो जब हमने पेबल, एक मिसाल देता हूँ, 100 मिलियन का दिखा दिया था और गवर्नमेंट ने मांगा हमसे 93.5 मिलियन, तो पेमेंट करते वक्त पेबल तो 93.5 मिलियन डेबिट किया, बाकी पेबल में पड़ा रहा। कितना पेबल में पड़ा रहा? 6 अब जब इस साल का एस्टिमेशन करूंगा ना, तो जो एस्टिमेशन आएगा उसमें से कितना माइनस करके लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा, ताकि 6.5 की लायबिलिटी हाजा मौजूद, और जो मैं माइनस करके रिकॉर्ड करूंगा तो खुद ब खुद ही वो जो एक्चुअल वो आ जाएगी। और ये यहाँ पे नीचे आपको बता भी दिया है कि इस दफा का टैक्स से 27.5 मिलियन, कितने मिलियन है? 27.5 में से कितना ऑलरेडी लायबिलिटी में मौजूद है? हाँ, तो 6.5। तो अब मैं कितने की एंट्री बना दूंगा? 21 मिलियन। 21 मिलियन। ये दूसरी एडजस्टमेंट भी हो गई, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। The balance on income tax in the trial balance is due to the difference in the tax provision by the company and assessment by the tax authority for the year ended June 2012। ये पिछले साल की बात बोल रहे हैं, हमारा ये ईयर 12 नहीं है मेरे भाई, 2000। पिछले साल जो आपने प्रोविजन बनाया और जो गवर्नमेंट ने फाइनल किया, ये जो बैलेंस आ रहा है वो उसकी वजह से आ रहा है। यानी लायबिलिटी बच गई थी, आपने एक्सिस लायबिलिटी रिकॉर्ड करी हुई थी, क्रेडिट पे आ रही है ना, लायबिलिटी क्यों बच गई? मुझे राणा साहब को कुछ पैसे देने, मुझे याद ही नहीं है कितने दिन, मैंने एस्टिमेशन पे 2 लाख रिकॉर्ड कर दिए। राणा साहब ने कहा नहीं सर आपको तो 180 देने, तो जब मैं पेबल डेबिट कैश क्रेडिट करूंगा 180, वो लायबिलिटी कितनी बच जाएगी? 20,000। तो एक्सिस रिकॉर्ड हो गई थी। द एस्टिमेटेड इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द दिस ईयर एंडेड, कौन सा ईयर एंडेड, कितना एस्टिमेट किया है? ये भी एस्टिमेट किया है, एक्चुअल नहीं है। कितना एस्टिमेट किया है? अब मैं क्या 27.5 से लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दूं? नहीं मेरे भाई, पहले ही 6.5 मिलियन की एक्सिस लायबिलिटी पड़ी हुई है। अब पहले शीट पे लायबिलिटी दिखानी कितनी है इस दफा? 27.5। तो उसके लिए कितनी लायबिलिटी और रिकॉर्ड कर दूं? 21। बस ये आपकी सेकंड एडजस्टमेंट हो गई, और इसका नाम है एडजस्टमेंट नंबर 2 फॉर टैक्स। किसकी? पिछले साल जो एंट्री बनी होगी ना, ये टाइटल तो यहाँ पे इनकम टैक्स लिखा हुआ है, आप टाइटल पे नहीं जाए, ये पेबल है, नहीं इसको टैक्स एक्सपेंस तो नहीं बोलो, भारत क्रेडिट साइड है ना। तो ये पिछले साल जो आपने टैक्स पेबल क्रेडिट किया होगा ना, वो जितना भी क्रेडिट किया था उसके मुकाबले में गवर्नमेंट ने आपसे 6.5 मिलियन कम लिया है। तो वो जो 6.5 मिलियन कम लिया था, तो वो लायबिलिटी अभी भी मौजूद है। अब इस साल जो लायबिलिटी आएगी, उस लायबिलिटी में से 6.5 मिलियन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ताकि वो रिकॉर्डेड है जब मैं 21 से रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। अब आप देखें ना, मैं एंट्री बनाने जा रहा हूं, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, और नहीं ये डेफर्ड टैक्स की वजह से नहीं है, कोई परमानेंट डिफरेंस भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकती है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, टैक्स पेबल वैसे तो हमने एस्टिमेट किया है इस साल का कितना होना चाहिए? 27 इज देयर एनी प्रोविजन पहले से मौजूद है? तो अब मुझे कितना रिकॉर्ड करना चाहिए? और पहले से ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट पे कितना पड़ा हुआ है? ट्रायल बैलेंस पे क्रेडिट पे कितना पड़ा हुआ है? पड़ा हुआ है, और मैंने मजीद कितना रिकॉर्ड कर दिया? तो अब कितना हो गया? अब मैं पहले शीट पे करंट लायबिलिटी में जो टैक्स पेएबल दिखाऊंगा, वो दिखाऊंगा 27.5। वो जो इनकम टैक्स ना, टाइटल पे नहीं जाए, वो टैक्स पेएबल ही है। और डेफर्ड टैक्स दिखाऊंगा 5 है, जो भी है, कितना है वो? यस 5 दिखाऊंगा नॉन करंट में। और इनकम स्टेटमेंट पे जो एक्सपेंस चार्ज करूंगा वो 21। कितना चार्ज करूंगा? हाँ, अगर आपको थोड़ी प्रेजेंटेशन करनी है, मैं सोल्यूशन आपको दूंगा, शायद मैंने वहां प्रेजेंटेशन ऐसे की हो। करंट टैक्स 27.5 माइनस प्रायर ईयर ओवर प्रोविजन, ठीक है ना, और अंडर प्रोविजन होता तो वो ऐड हो जाता है। ये भी मैंने आपको समझाया था। फहद लिमिटेड के सवाल में सारी चीजें मौजूद है, रिकॉर्डिंग सुन लेना। डेफर्ड टैक्स के हैंडआउट की फहद लिमिटेड और एक पाक लिमिटेड, 2 जगह पे ये एडजस्टमेंट आई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, आखिरी एडजस्टमेंट इस सवाल की, और अराउंड 5 मिनट्स के अंदर कोशिश करेंगे 5 से 10 मिनट में हो जाए।
मगर उसने कहा कि 1.2 मिलेगी तो मार्केट रियलाइजेबल वैल्यू हाँ 1.8 मिलियन उसको बेचने के लिए लगेंगे। नहीं 1.8 मिलियन इसका एनआरवी लॉस है, वो तो लॉस तो वो इन्वेंटरी क्रेडिट कर दी मैंने बस सिंपल। आपने तो अच्छा वो जो एनआरवी लॉस है उसको हम कॉस्ट ऑफ सेल में जाके ऐड कर बस तो ये तो कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट, ईएनटी बनाई है मैंने, राइट, ये ईएनटी बनाई ये रही, ठीक है। अच्छा अब आखिरी एडजस्टमेंट थोड़ी ज्यादा टिपिकल है और उस एडजस्टमेंट के लिए मुझे थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखानी होगी, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा पहले देखिए काम ये करें। ये मैं आखिरी एडजस्टमेंट पे जा रहा हूँ, ये ग्राफ मैंने बना दिया, ठीक है। और इसको हम ऐसा कर लेते हैं, यस, ये है हमारे पास साल का पहला दिन और ये है हमारे पास साल का आखिरी दिन, सही है। साल का पहला दिन क्या है हमारे पास, जुलाई 1 और 2000, ये वर्किंग नंबर 3 है और ये लैंड और बिल्डिंग की, ये खास तौर पे जो वर्किंग कर रहा हूँ वो लैंड और बिल्डिंग के लिए, बाकी तो जो इसमें एक और एसेट है ना वो तो आप लोग खुद कर लोगे, वो बहुत आसान है, प्लांट, उस पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। साल का पहला दिन है जुलाई 1 2012, साल का आखिरी दिन है जून 30 2013। अच्छा यहाँ पे हमारे पास एडजस्टमेंट थोड़ी सी ये टिपिकल है, एग्जामिनर का जो अंदाज बयां है ना वो बड़ा डिफरेंट अंदाज है। सबसे पहले तो आप है ना एक चीज को नोट कर लें, वो मैं बार बार ऊपर नहीं आऊंगा, एक दफा नोट करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम भी बचाना है। ये सॉरी मैं जरा दिस वन, एक तो ये नोट कर लें क्या लिखा हुआ है, नोट 3, जुलाई 1 2012 नोट 3, साल का पहला दिन नोट नंबर 3, इसमें कितनी चीजें मौजूद है, लैंड और किस पे रखी हुई एट, यानी इसमें से सब कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस, लैंड तो नहीं होती लेकिन बिल्डिंग का माइनस हो चुका है वैल्यूएशन पे, कितनी वैल्यूएशन बताइए 130। तो क्या आप मुझे इस बात की इजाजत देते हैं कि मैं इस ग्राफ पे यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू 130 मिलियन लिख दूं, इजाजत है, परमिशन ग्रांटेड। अच्छा अब यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है ना उसको जरा बहुत ही बगौर समाज फरमाइएगा। The company has the policy to revalue its land and building each year है, बड़ी आसान सी बात है कि कंपनी हर साल अपनी लैंड और बिल्डिंग को क्या करती है, द वैल्यू इन द ट्रायल बैलेंस, आप लोग तो इसको ये पढ़ रहे हैं द वैल्यू इन द ट्रायल बैलेंस, मैं कह रहा हूं वैल्यू ऑन जुलाई 1 2012, जुलाई 1 2000, हालांकि ट्रायल बैलेंस कौन सी तारीख का है, जून 30 2013, लेकिन यहाँ चूंकि ऊपर डेट लिखी हुई थी जुलाई 1 2000, द वैल्यू इन द ट्रायल बैलेंस जुलाई 1 2012 इंक्लूड्स लैंड कंपोनेंट ऑफ ₹40 मिलियन, फुल स्टॉप, आगे नहीं पढ़ना भी आपने, एग्जामिनर बड़े डॉज दे रहा है यहाँ पे, उसने आपसे कहा कि भाई यहाँ जो लैंड की वैल्यू है ना उसका हिस्सा कितना है 40, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमारे भाई एक बैठे हुए माशाल्लाह बड़ा ही उन्होंने अच्छा जवाब दिया कि सर अगर 130 में 40 की जमीन है तो जो इमारत की वैल्यू है यानी जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो 90 हो जाएगी, 90 मतलब ये 90, राइट, ये 90, 130 मिलियन में 40 की लैंड तो 90 की बिल्डिंग, किसी को एतराज है? मेमन भाई लैंड डेप्रिशिएट होती है नहीं, लेकिन बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है। आगे चलते हैं, फुल स्टॉप की बात पढ़ूंगा, एग्जामिनर ने देखिए फुल स्टॉप को लिखते ही तारीख बदल दी, तारीख चेंज हो गई है। अभी हम जुलाई 2012 की फिजाओं में थे कि देखते ही देखते अल्हम्दुलिल्लाह जून 2013 की फिजाओं में पहुंच गए, एक साल ऐसे गुजरा कि लम्हा हमें लग रहा है जून 30 2013 द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग वाज 90 मिलियन while the value of land was increased by 20%, फुल स्टॉप, दोबारा फुल स्टॉप आ गया। हम जब यहाँ पहुंचे और जून 30 का समा है और इस समा पे हम ये देख रहे हैं, समा न्यूज नहीं है ये, समा मतलब वक्त है, और यहाँ पे हम
ये कह रहे हैं कि जो लैंड की वैल्यू है वो कितने से बढ़ गई है, 48 हो गई। राणा साहब ने कहा सर पहले से ये वैल्यू हमारे पास मौजूद थी 40, और उसने कहा है कि लैंड की, ठीक है ना, कितना सरप्लस आया 40 का 20%, एम आई राइट? 4 2 8, तो ये हो गया 48, एम आई राइट? ये किसकी वैल्यूएशन हमने की है? लैंड की। लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। यहां जो है ना ये हो गया 48, हाजा द वैल्यू ऑफ लैंड। बिल्डिंग की वैल्यू जो है ना, वेरी गुड। असल में बिल्डिंग का जो इस साल का डेप्रिसिएशन होगा ना वही सरप्लस होगा। क्यों? कि बिल्डिंग एक साल पहले भी 90 थी, आज भी 90 है, ठीक है ना। अब यहां पे सवाल पढ़े, जून 30 2013 द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग वाज 90 मिलियन while the value of land was increased by 20%। अब बच्चे यहाँ पता है क्या समझते हैं? बच्चे समझते हैं कि सर ये बिल्डिंग में तो कोई इजाफा, ऐसा नहीं है। बिल्डिंग पहले भी सर 90 थी, अब भी 90 है, ऐसा नहीं है। असल में अब अगली कहानी, एग्जामिनर ने फिर डॉज दिया और लम्हे में आपको एक साल पीछे धकेल दिया, उसने फिर तारीख बदल दी। द एस्टिमेटेड रिमेनिंग जिंदगी ऑफ द बिल्डिंग वाज 30 ईयर, एक साल पहले जून 30 2012। कैसे डेट को वो चेंज कर रहे हैं? 90 पे आप 30 पे डिवाइड करोगे। ये क्या जुमला लिखा हुआ है? एस्टिमेटेड रिमेनिंग जिंदगी ऑफ द बिल्डिंग वाज दिस, यानी 30 इयर्स। कौन सी तारीख को? एक साल पहले। अब इसका मतलब ये है एक साल पहले अगर ये बिल्डिंग की वैल्यू 90 थी तो बिगनिंग मेरे भाई यही है ना, जुलाई 1 2012। अब मैं जरा बिल्डिंग का इस साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके यहां से माइनस करूंगा और वो आ रहा है 90 डिवाइडेड बाय 30 यानी के 3। 90 वाज द वैल्यू, 30 लाइक इट इज 3। अब जरा 90 में से 3 माइनस करो तो कितना होता है? 87। लेकिन आवाज आ रही है कि आज इसकी वैल्यू कितनी हो गई? तो ये लिखा हुआ ये रहा, जून 30 2013 द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग वाज 90 मिलियन, राइट? जून 30 2013 पे बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई है? 90 मिलियन। अब यहाँ पे हम ये कहेंगे कि इसमें जो 3 मिलियन का डेप्रिसिएशन था वही रिवर्स होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सरप्लस में। ये आपने बेसिकली रिवैल्यूएशन सरप्लस, और ये भी था रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो टोटल कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस आया? 8 और 3 11। और पहले से भी सवाल में सरप्लस मौजूद है रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से 15, तो ऐड होकर बैलेंस शीट पे जाएगा। वेरी गुड, 26 का जाएगा। दूसरी बात, अब जो डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट किया है 3 मिलियन, ये किसका डेप्रिसिएशन है? बिल्डिंग का ना। यहाँ पे सवाल कहता है कि बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन है वो 2 जगह पे चार्ज करना। अच्छा, विच रिमेन द सेम। अब आगे मसला नहीं है। कंपनी पॉलिसी टू चार्ज 2/3 डेप्रिसिएशन टू कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड 1/3 टू एडमिन एक्सपेंसेस। अब आपका जो ये 2/3 है ना, यानी बड़ा आसान हो जाएगा, 2 मिलियन और 1 मिलियन, ऐसा ही है। 3 मिलियन के 2 हिस्से कर दिए, एक आपका है 2/3 और दूसरा आपका है 1/3। तो 2/3 कितना होता है? 2, और 1/3 का कितना होता है? 1। ये चला जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में और ये चला जाएगा एडमिन एक्सपेंस पे। अब देखो, कॉस्ट ऑफ सेल पिछले सवाल में मौजूद थी, लेकिन पिछले सवाल में कॉस्ट ऑफ सेल्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। याद है आप लोगों को? मैंने कहा था शायद एडजस्टमेंट हो सकती है। किसी भाई ने पूछा था सर परपेचुअल में वो भाई चले गए क्या? मेरा ख्याल है नमाज ब्रेक के बाद वो ज्वाइन नहीं कर सके, तो हाँ, उनसे हमारा अभी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो बहरहाल एक भाई ने सवाल पूछा था सर परपेचुअल में तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन होती है, एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो मैंने कहा था पॉसिबल है, 2 एडजस्टमेंट आ गई। अब जो कॉस्ट ऑफ सेल्स ट्रायल बैलेंस पे ना, इन्वेंट्री लॉस भी ऐड होगा और ये 2 मिलियन का डेप्रिसिएशन भी। अभी आगे एक और कहानी भी आ रही है, देखें कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए क्या कहानी आ रही है। प्लांट इज
depreciated 15% per annum using reducing balance method। ये तो आप लोग निकाल लोगे ना, कैसे निकालोगे? प्लांट की कॉस्ट भी मौजूद, प्लांट का पिछला एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी मौजूद, 125 माइनस 35 90 बुक वैल्यू। उस बुक वैल्यू पे कितना परसेंट लगा दोगे? 15%, और वो किसको चार्ज कर दोगे? तो ये तो आसान है। इसलिए मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं हेडिंग पीपी नहीं डाल रहा हूँ, मैं वर्किंग 3 की हेडिंग क्या डाल रहा हूँ? जो मेरे को असल बताना था वो सब कुछ बता दिया है, सरप्लस भी आ गया, डेप्रिसिएशन भी आ गया, ऑल इज वेल। तो मेरा ख्याल है ये एडजस्टमेंट क्लियर हो जानी चाहिए जी। क्या चीज? बिल्कुल, जो एक्यूमुलेटेड है वो भी लेस होगा, और जो इस साल का निकालोगे वो भी लेस होगा। फिर बुक वैल्यू आएगी प्लांट की 125 माइनस 35 90 के ऊपर जो रेट किया है वो लगाओ, वो भी माइनस करो, फिर जो आंसर आएगा वो बैलेंस शीट पे जाएगी। मैंने वर्किंग की हुई है, मैं आपको वर्किंग की फाइल भेज दूंगा, बल्कि मैंने तो बैलेंस शीट भी बनाई हुई है, इनकम स्टेटमेंट भी बनाई हुई है, मेरे अपने हाथ की अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंटेड बनी हुई है, मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ। और ये मैंने मॉर्निंग में भी इस दफा, ये पिछले सेशन की बनी हुई है, मतलब कोई पुराने सेशन की, मॉर्निंग में भी जब मैंने ये सवाल देखे क्वेश्चन 2 करवाया था सुबह, तो मैंने वहां पर भी ऐसे ही किया था कि एडजस्टमेंट करने के बाद स्टूडेंट्स को मैंने कहा था कि मैं आपको ये जो है ना, ये देखिए ये मैंने वर्किंग की हुई है, ये मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ ताकि हमारे जो बाद में स्टूडेंट्स को वर्क देखेंगे तो। अब आप ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 शुरू से आपको नजर आ रहा होगा, और इसमें आप देखें ये सवाल है, ये जो PDF मैंने भेजा था मॉर्निंग में सॉल्व करने के बाद, सवाल के बाद मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या की है, वर्किंग की है। और ये देखिए ये मैंने इनकम स्टेटमेंट बना दी, इसके लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग हुई, एडमिन एक्सपेंस की वर्किंग हुई, क्योंकि वो एडमिन एक्सपेंस पे 1 मिलियन का क्या जाएगा, डेप्रिसिएशन। अगर इनकम थी वो एज इट इज आ गई। देखिए मैंने यहाँ पे टैक्स जो है ना वो डायरेक्ट 21 ले लिया, इसको मैंने कहा दिखा दिया है वर्किंग में, वर्किंग में मैंने बता दिया वो 27.5 माइनस 6.5। फिर आप आगे आ जाए तो ये बैलेंस शीट मैंने बनाई है, और इस बैलेंस शीट पे आप देख सकते हैं, ये देखिए भी 26 हमारे भाई कह रहे थे, सरप्लस 26 का आ रहा है, वर्किंग 8। इसके अलावा जो आपका ये मैंने कहा था डेफर्ड टैक्स 5 मिलियन एज इट इज, करंट टैक्स देखो मैंने यहाँ दिखा दिया कितना आ रहा है 27.5, क्योंकि 6.5 पहले से रिकॉर्ड थी, मैंने इस दफा 21 रिकॉर्ड की है, ठीक है, ओवरड्राफ्ट आ रही थी। उसके बाद ये देखिए ये पहली वर्किंग वही जो मैंने की है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, उसके बाद टैक्स एक्सपेंस डेबिट टैक्स पेबल, फिर ये वही लैंड और बिल्डिंग की वर्किंग और सरप्लस। तो ये इसके बाद ये मैंने एक शेड्यूल बना दिया है, राना साहब परेशान नहीं हो, इसमें प्लांट का सब कुछ माइनस करने के बाद फाइनल बुक वैल्यू आ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग कर दी है, देखिए जो जो चीजें ऐड होनी थी वो सब बता दिया, रिटेन अर्निंग में नेट प्रॉफिट जो ऐड करना था वो कर दिया, ओपनिंग रिटेन अर्निंग मौजूद था, और ये रिजर्व पहले से 15 था, RS का मतलब रिवैल्यूएशन सरप्लस, और हमने इस दफा कितना मजीद आया इसमें 11, और बाकी आपका एडमिन एक्सपेंस पे जो 3 का 1/3 ऐड करना था 1 मिलियन, बाकी कुछ भी नहीं है। मैं अगर आप चाहें तो एक चीज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, वैसे तो नॉट नेसेसरी, अगर आप चाहें तो यहाँ जो सरप्लस हो रहा है, बल्कि मैं सोल्यूशन आपको दूंगा, उसमें एंट्री बनी हुई है कि रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 11 मिलियन से कितने एसेट बढ़ रहे हैं, 2, लैंड और मैंने यहाँ पे लिख दिया है वैसे, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये सवाल भी अब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, और आप लोग इसको इंशाल्लाह सॉल्व कर देंगे। तो विद दिस दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।